सो गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपने थंबनेल में बहुत अच्छे से देखा है। इस वीडियो के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिमांड है, इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड आया है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा उल्टा फुल्टा चैप्टर है। नॉट बिकॉज कि इसके कॉन्सेप्ट थोड़े टफ है या फिर बहुत हार्ड है। इसका जो लैंग्वेज पार्ट है बच्चों, लैंग्वेज पार्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द कॉन्सेप्ट पार्ट। तो आपको ना पहले लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, और इन्फरेंशियल स्टैट्स इसीलिए बच्चों को बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से, एकदम टेंशन लेना छोड़ दो। इन्फरेंशियल स्टैट्स में जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आता है, जो आया है पास्ट पीवाईक्यूज में, आप देख लें, सैम्पल पेपर में देख लें, बस उसको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ वही पार्ट हम कवर करेंगे बेटा, जो आपको एग्जाम में 5 में 5 नंबर लाने में मदद करे। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक किस्म का वन शॉट होने वाला है। क्यों? हम लोग कोई भी ऐसा कंटेंट आपको अभी नहीं पढ़ाने वाले जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो एकदम अच्छे से ब्रह्मास्त्र समझ के आप 5 नंबर के लिए, अगर आप बहुत वरीड है, मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि लैंग्वेज पार्ट को बच्चों आपको ध्यान देना है। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आता है, इन्फरेंशियल बहुत आसान लगेगा, लेकिन अच्छे से समझना है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, कि सबसे पहले everybody, thanks to all of you, because of all of you people we have crossed 25,000 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों को। बहुत सारे कमेंट आते हैं बच्चों की, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो ज़रा सीए हो के आप क्यों पढ़ाते, व्यूज़ बहुत कम है, छोड़ दो। तो सबसे पहले दोस्तों, कि पढ़ाना मेरा पैशन है, मैं पैशन से पढ़ाता हूँ मैथ्स, और मेरा खुद का एकेडमिक जर्नी बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा है। मुझे पढ़ना एक्चुअल में पसंद है आज भी। तो मैं बचपन से टॉपर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट भी हमेशा टॉपर रहा है मैथ्स में, 100 आउट ऑफ 100, अकाउंट्स ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स, सीए ऑल 3 लेवल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वो ऐसा रिकॉर्ड रहा है, इसलिए नहीं रहा है बच्चों क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं तेज था। मुझे पढ़ना जेन्युइनली बहुत मज़ा आता है, और उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। तो बट मुझे लगता है कि आप लोग साथ हैं तो हम लोग डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं यार, ये सब्सक्राइबर्स आप लोग की वजह से आ भी जाएंगे, व्यूज़ भी आ जाएगा। हम बहुत ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करते हैं। और बच्चों, आप लोगों का जो प्यार सपोर्ट है, कमेंट में आता है आप लोगों का कमेंट, सर ऐसा समझ में आया, जो कहीं समझ में नहीं आया, बस यही हमारे लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। चलिए, अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। बोर्ड्स के लेवल पे जो आपको इन्फरेंशियल स्टैट्स पढ़ना है, इन्फरेंशियल स्टैट्स में सबसे पहले देखो, हमारे वन शॉट या हमारे लेक्चर्स में ना आपको हमेशा बच्चों एक चीज़ मिलेगा। मैं कभी भी अपने किताब से, जो आपको अपना एम एल अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो, उसके कंटेंट को पूरा उठा के स्क्रीन पे लाके जो चीज़ है जैसे जैसे पढ़ के वैसे नहीं पढ़ाता। मेरा अपना एक स्टाइल है कि सबसे पहले ना बच्चों को आराम दे दो, एकदम डर ही खत्म कर दो कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि इस चैप्टर में वाकई में आपको क्या पढ़ना है। तो ये हमेशा काम करता है, और सारे बच्चों का ना एक बार में डर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में भी देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें। सबसे पहला पार्ट है थ्योरी। थ्योरी बच्चों, अगर आप देखें सैम्पल पेपर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पीवाईक्यूज में, 1 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन हमेशा या तो आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में कभी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के कुछ पार्ट हम लोग कवर करेंगे, बट मेरा सजेशन है, इस पार्ट में मैं आपको रेफर करवाऊंगा एक चीज़, उस चीज़ को आपको आंख बंद करके रेफर करना है, क्योंकि ना इसका डिटेलिंग है, जो लॉजिकल पार्ट है वो वन शॉट में 1-1.5 घंटे में कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर मैं कवर कर भी दूँ तो तुम्हारे साथ वो गलत हो जाएगा, जो मैं कभी नहीं कर सकता। तो आप इसको बहुत अच्छे से उसको देखिएगा थ्योरी पार्ट को। तो सबसे पहले ना 1-1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार का अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे तो 1-1 नंबर का 2 क्वेश्चन है थ्योरी में। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट सिर्फ आपको 1-1 नंबर में मिलेगा। तो आप ये सबसे पहला चीज़ आता है थ्योरी पार्ट, ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा जो हमारा मेन प्रैक्टिकल पार्ट है दोस्तों, वो आपको 3 चीज़ों में दिखेगा। और खास बात कि अभी तक जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है, अभी तक जितने पीवाई क्यू, सबका समरी बता रहा हूँ आपको निचोड़ के, ये दोनों पार्ट से बेटा क्वेश्चन आया ही नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चन आया सिर्फ यहाँ से आया है। इसमें हालांकि पहले 2 सैम्पल टेस्ट भी था, वो भी इंक्लूडेड था, अब तो वो हट चुका है, इस साल के सिलेबस में नहीं है। ये जो पढ़ना है बच्चों, ये इस साल वाले बोर्ड्स के बच्चे जो 2 आप हैं अभी 2026 में, ये आपके लिए रिलेवेंट है, बस इतना पढ़ना आपने। तो हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है ना, पॉइंट एस्टिमेट, भयानक आसान, बहुत आसान। तीसरा टॉपिक है इंटरवल एस्टिमेट, ये आप देखिएगा अभी एक बार में समझ जाइएगा। ये दोनों बच्चों बहुत आसान टॉपिक है और खतरनाक। और बहुत इंटरेस्टिंग बात भी क्या है कि अभी तक बोर्ड्स में
इन दोनों टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो हो सकता है तुम्हारे में आ जाए, हालांकि सैम्पल पेपर में भी इनका क्वेश्चन नहीं है। इस साल का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन वो भी हमने कवर किया, एकदम टेंशन मत लो, जो पढ़ रहे हैं काफ़ी है, बहुत है आपके लिए, आप ही उतना सा अच्छा सा पढ़ लीजिएगा। ये दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर हमारे लिए एलिफेंट इन द रूम का काम करता है, जो बच्चों को सर का दर्द या फिर पैरासीटामोल खाने पे मजबूर करता है। वो टॉपिक कौन सा है? वो है ये वाला, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेटा बहुत वैरायटी के होते हैं, बट अपने सिलेबस में विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन थिंग एंड दैट विल बी कॉल्ड टी टेस्ट। बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? टी टेस्ट। और टी टेस्ट भी दो तीन तरीके का होता है, उसका सिर्फ एक वैरायटी पढ़ना है बच्चों अपन को। आप जैसे टाइप करोगे ना, आपको एक प्लेलिस्ट सेक्शन दिख जाएगा, देखो ये वाला। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा क्लास 12 का इन्फरेंशियल स्टार्ट्स का, यहाँ पर 7 लेसन है दोस्तों। तो आपको 7 लेसन पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सिर्फ पहला वाला लेक्चर वो थ्योरी है। सेकेंड वाला लेक्चर का स्टार्टिंग का 10-15 मिनट सेंट्रल लिमिट थ्योरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल के सिलेबस के लिए। क्यों? क्योंकि सैम्पल पेपर में इस बार सेंट्रल लिमिट थ्योरी का जिक्र है। पास्ट में भी आ रखा है सेंट्रल लिमिट थ्योरी। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा फुर्सत निकालो दोस्तों, 2 नंबर के लिए ही सही अपने को मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान है रे, इतना टफ नहीं है, लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर ये टफ हो जाएगा। एंड इट इज मोर अबाउट लॉजिक, इट इज मोर अबाउट कॉमन सेंस एंड इट इज मोर अबाउट लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज फोकस करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है, मान लेना बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, इस वाले प्लेलिस्ट का जाके पहला वाला वीडियो थ्योरी है उसको जाके अच्छा से देख लो, पूरा नोट डाउन कर लेना। थ्योरी बादशाह की तरह आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इतने लॉजिकल वे में आपको समझ में आएगा कि ये तो टेंशन ही खत्म है आपका। ठीक है, तो श्री कौटिल्य इन्फरेंशियल स्टैट्स का प्लेलिस्ट में जाके पहला वाला वीडियो और दूसरा वाला वीडियो का सिर्फ स्टार्टिंग का 10-15 मिनट सेंट्रल लिमिट थ्योरी, हालांकि मैं उसको अभी भी जिक्र करूंगा, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक बार उसको गो थ्रू कर ले। ठीक है, ओके सर। अभी सबसे पहले कि हम लोग जब इन्फरेंशियल स्टैट्स क्यों पढ़ते हैं सर, हम लोगों ने ना क्लास 11th में बच्चों एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पढ़ा था। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आप हर चीज़ को डिटेल में पढ़ते हो। अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो तुम 50 बच्चों का अगर डेटा निकाल के लाओगे, हर बंदे का, सपोज करो टीचर ने बोला हाइट, एवरेज हाइट नापना है, तुमने 50 के 50 बच्चों का हाइट मेजर किया, उसके बेसिस पर रिजल्ट निकाला कि एवरेज हाइट कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, वेरिएंस कितना है, तो तुमने एक एक चीज़ को पकड़ा है। तो वही जो पूरा स्टडी तुम करते हो ना, जिस ऑब्जेक्ट का, किसी इवेंट का, किसी भी चीज़ का बच्चों, उस ऑब्जेक्ट, इवेंट, लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन। अब इसको ना कवर मैंने इतना शानदार तरीके से कर रखा है थ्योरी पार्ट में, तुम वहां पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगा वीडियो लेक्चर देखते ही देखते। तो अभी मैं इसको यहाँ कवर नहीं करना, क्या क्या पढ़ना है जस्ट उसका एक समरी जस्ट दे दे रहा हूँ मैं, आप उस वीडियो से पढ़ना, सब रट जाएगा। रटना क्या है वो समझ में आएगा, और समझ में आ गया बच्चों तुम खुद ही संभाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते बच्चों, बट आप लोग थोड़ा सा भागते हैं, मेहनत करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। समझ रहे हो बात को? तुम खुद ज़्यादा जानते हो खुद को, मैं नहीं बताऊंगा। पहले तो अपने आप पे भरोसा कर भाई कि तू बहुत इंटेलिजेंट है। आपको ये जो डर पैदा किया गया ना बच्चों मैथ्स का, वो इसलिए हो गया क्योंकि एक तो शायद आपने उसको अच्छी तरीका से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा नहीं था, और दूसरा कि आपकी भी थोड़ी सी गलती है कि तुम भी थोड़ा सा उसको लटका के रखते हो। समझ रहे हो बात को? तो उतना डिटेल में नहीं जाते, चलो आगे आते हैं। पॉपुलेशन सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थ्योरी में। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों सैंपल का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, और ये 2 टाइप ऑफ सैम्पलिंग कैसे होते हैं? एक को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरे को बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसका अपना 4 कैटेगरी है, इसका अपना 4 कैटेगरी है। आई एम रिकमेंडिंग यू टू गो थ्रू दैट वीडियो, पूरा डिटेल में अच्छे से एक बार में समझ जाओगे। और दोस्तों इससे थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिकल नहीं आता भाई, आएगा तो एक ही नंबर का आएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा टारगेट 100 में 100 है, 80 आउट ऑफ 80 है, एक भी मार्क्स नहीं गंवाना चाहते हो, जरूर पढ़ लो। और अगर नहीं भी है तो भी भाई ये बहुत आसान है, डरना मत इससे। अपन वीडियो जो आप मेरा देखोगे तुरंत समझ जाओगे, तो एकदम भी मटियाना मत, इसको आप फॉलो करेंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर तुम पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी एग्जैक्ट रिसर्च करते हो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, तो पॉपुलेशन के बारे में जो भी अंदाज़ा लगाओगे उसको बोलते हैं पैरामीटर। सैम्पलिंग किया आपने,
बहुत बड़ा पॉपुलेशन था। अब तुम्हारे स्कूल में ना 5,000 बच्चे हैं, टीचर ने बोल दिया बताओ एवरेज हाइट कितना है, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है, एक दिन का टाइम मिला, तुम एक दिन में 5,000 बच्चों के बारे में पता कर ही नहीं सकते ना भाई। तो तुम क्या करोगे, कुछ कुछ चुन्नू मुन्नू को उठाओगे, बस यहाँ ये क्लास 8 से उठा लिए, थोड़ा सा 6 से उठा लिए, थोड़ा सा 10 से उठा लिए, उनका एवरेज बना के सैंपल बनाया आपने, ठीक है। पूरा पॉपुलेशन 5,000 बच्चों को रेफर नहीं किया, सैंपल बना के काम किया, उसका मीन निकालोगे। तो बेटा जब सैंपल का आप मीन निकालते हैं या सैंपल का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, सैंपल का आप वेरिएंस निकालते हो, उन सारी चीज़ों को हम लोग स्टैटिस्टिक बोलते हैं। पॉपुलेशन का निकालोगे तो पैरामीटर। ये सब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पॉपुलेशन का अगर आप मीन निकाले, आपने सैंपल का मीन निकाला, क्या दोनों हमेशा जरूरी है, बराबर होगा? नहीं। यही तो ये पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं। इनके बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है क्या? प्लस माइनस, हाँ हो सकता है। प्लस हुआ चाहे माइनस हुआ बच्चों, इसको बोलते हैं एरर होना, और इस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग एरर। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में। तो आपने जो सैंपल का मीन निकाला, जिसको सैंपल स्टैटिस्टिक बोलेंगे, पॉपुलेशन का निकालोगे तो पैरामीटर बोलते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग एरर। सब हम लोगों ने कवर करके रखा है, थ्योरी पार्ट में जरूर रेफर करना। एक ही नंबर है, बट एक नंबर है, जोरदार है भाई, आसान भी है, इट्स नॉट टफ, तो उसको जरूर रेफर कीजिएगा। आइए अब आते हैं, देखो पहला टॉपिक थ्योरी वाला। 4 सेगमेंट में हम लोग चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। पहला सेगमेंट जो थ्योरी वाला है वो हमारा कवर हो जाएगा, वो वीडियो को आप देख लेना, उसका छोटा छोटा समरी वर्जन मैंने दिखा दिया आपको, उसको डिटेल में वहां पढ़ोगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे गाइस। सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। नाउ अभी ना अपने पास वन शॉट है, तो वन शॉट में मेरे पास उतना फ्रीडम नहीं है दोस्तों कि मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में घुस के जाके एकदम समझा पाऊँ। अपन अभी सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होने वाला है। आप भी उसी चीज़ को फॉलो करोगे। दिल में कभी इच्छा है 12th बोर्ड्स पार कर लेते हो, उसके बाद मन करा सर पूरा डिटेल में सीखना चाहिए, प्लेलिस्ट देखिए, मैंने पूरा डिटेल में फील करा के आपको सिखाया हुआ, आप उसको रेफर करना। चलो फिलहाल आते हैं यहाँ पे, आपसे क्या बोला गया आपको ना, मैडम ने बोला कि बेटा जाओ 5,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चों का मेरे को बताओ दो चीज़। क्या दो चीज़ बताओ? एक तो बताओ कि सारे 5,000 बच्चों का एवरेज हाइट क्या होगा। दूसरा बताओ कि उनका एवरेज हाइट, अगर आप हाइट निकाल रहे हो तो हाइट में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो तुम्हें 5,000 लोगों के बारे में डिटेल बताया गया है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर ये ना बहुत बड़ा नंबर है। कौन सा सर? ये जो 5,000 मैडम ने बोला ना सर, ये अपने लिए पॉसिबल नहीं है सर। तो ये है 5,000 बच्चों, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन, पूरा का पूरा डिटेल। लेकिन आपने क्या किया, इन 5,000 बच्चों को, पूरा समय था नहीं तुम्हारे पास, तो तुमने एक स्मॉल थोड़ा सा ना कुछ साइज को उठाया, कुछ क्लास 6 से बच्चे उठा लिए, 8 से उठा लिए, 10 से उठा लिए, 12 से उठा लिए, और उनका एक छोटा सा सैंपल ले लिया, और ये सैंपल सपोज करो 50 लोगों का है। अब ये जो 50 लोग आपने सेलेक्ट किया है, क्या ये 50 लोग पूरा 5,000 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? हाँ जी, अगर आपने अच्छा सैम्पलिंग किया है। गलत सैंपल करोगे जाओगे बेटा, तब तो फिर बहुत खराब रिजल्ट, आप जो रिजल्ट निकाल के लाएंगे उसका कोई लेना देना नहीं होगा पॉपुलेशन से। तो पता है इन्फरेंशियल स्टैट्स का मेन काम क्या होता है बच्चों? इन्फरेंशियल स्टैट्स का मेन काम होता है पूरा डिटेल पॉपुलेशन के बारे में डेटा आपको जुगाड़ पाना। या तो हमारे औकात से बाहर है, या तो उसको करने में बहुत पैसे लगेंगे, या तो उसको करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत रिसोर्सेज लगेंगे जो हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ पूरा पॉपुलेशन को स्टडी करने के बजाय हम लोग कुछ मुट्ठी भर सैंपल उठा लेते हैं, इस पे हम लोग इसका मीन निकालते हैं, हम लोग इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, और इनका जो आंसर निकलता है इससे अनुमान लगाते हैं ये जो सैंपल है ये मेरा पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारा मेन मुद्दा क्या होता है? सैंपल के बेसिस पर अंदाजा लगाना किसके बारे में? पूरा पॉपुलेशन। क्या तेरे पास पूरा पॉपुलेशन का डेटा है? नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में कवर होता है। ये जो सैंपलिंग डेटा है ना, इससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। और ये जो अंदाजा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, साइंस का प्रोजेक्ट याद करो, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, एजेंडा लिखते थे, टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन किया, लास्ट में क्या लिखते थे? इन्फरेंस, ठीक है, कंक्लूजन, कि क्या ये सैंपल मेरा पूरा ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो बहुत अच्छा बात है, तुमने सही टेस्टिंग किया है। आपने, अगर आपका सैंपल नहीं रिप्रेजेंट करता तो तुमने गलत काम कर दिया भाई, तो तुम्हारा या तो नुकसान होगा या तो टीचर मारेगी आपको, ठीक है। तो यही चीज़ होगा, यहाँ पर भी वही काम करते हैं। तो हम लोग ना हमेशा एस्टिमेट लगाते हैं, किसका एस्टिमेट लगाते हैं? पूरा बड़े पॉपुलेशन का, 5,000 बच्चों का
एस्टिमेट लगाएंगे, उनके हाइट का एस्टिमेट लगाएंगे, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्मॉल सैंपल वी विल एस्टिमेट अबाउट द 5000 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट। दिस इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और बेटा फाइनेंस की दुनिया में इसको बहुत प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। अगर आप इन्फरेंशियल स्टैट्स, अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स में जाते हो, सीएफए में जाते हो, या फाइनेंस के हार्डकोर डिग्रीज में जाओगे, सीए में उतना हार्डकोर आप स्टैट्स उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम लोग भी पढ़े। बट अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स वगैरह में जाओगे ना, पूरा डिटेल में पढ़ना होता है भाई। एक्चुअल साइंस करके कोर्स है, वहाँ डिटेल में पढ़ना होता है। तो बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको आपको उसी तरीके से लेके चलना है। चलो तो सर हम लोग पहला मेथड पे आते हैं। ये आपने क्या किया, ये जो सैंपल लिया ना, इस सैंपल का तुमने निकाला मीन। ये जो सैंपल तुमने लिया है, इस सैंपल का तुमने निकाला मीन। तो सैंपल का जो मीन निकालते हैं हम लोग, उसको डिनोट करेंगे एक्स बार से। कैसे डिनोट करेंगे हम लोग उसको बेटा? उसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स बार से, ठीक है। अब इसका निकालने का तरीका, फॉर्मूला क्या होगा? सैंपल का मीन जो निकालते हो, अभी तक पीवाई क्यूज में नहीं आया है, लेकिन इसलिए ज़्यादा चांस हो सकता आ जाए। हालांकि सैंपल पेपर इस साल भी इनका जिक्र नहीं है, जिसका जिक्र है वो तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। बस इसको देखो, सैंपल मीन है एक्स बार। कैसे निकालते हैं? जैसे मीन निकालते हो बेटा वैसे ही निकालते हैं। सारे जो भी तुम्हारा कंक्लूजन निकला होगा सबको तुम ऐड करोगे, डिवाइड कर दोगे जितना भी सैंपल का साइज है आपका। एन क्या चीज़ को डिनोट करता है? एन डिनोट करता है कि तुमने सैंपल में कितने लोगों को लिया था। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे सैंपल में कितने लोगों को लिया है? सिर्फ 50 लोगों को लिया है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाता 50। 50 लोगों का हाइट को तुम ऐड करते और उसका जो एवरेज है वो निकाल देते। अब सर ये जो तुमने आंसर निकाला, सपोज करो आंसर निकलता है 161 सेंटीमीटर। सपोज करो इसका आंसर निकला 161 सेंटीमीटर। अब पता है ये 161 सेंटीमीटर क्या बता रहा होगा कि ये जो 161 सेंटीमीटर है, ये ओवरऑल जो मेरा पॉपुलेशन है ना, पूरा का पूरा 5000 बच्चा, ये मेरा पूरा का पूरा पॉपुलेशन को मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 161 सेंटीमीटर पॉपुलेशन मीन का एस्टीमेट वैल्यू है। एग्जैक्टली तुमने 5000 बच्चों का मीन एवरेज हाइट नापा ही नहीं है। नापा कितना? सिर्फ 50 लोगों का। 50 लोगों के बेसिस पर अनुमान लगा रहे हो कि 5000 बच्चों का हाइट भी, एवरेज हाइट भी 161 सेंटीमीटर आएगा। दिस इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैट, अजम्पशन लगाना अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सैंपल, ठीक है। तो ये आपने पहला काम कर लिया, दिस इज पॉपुलेशन। दूसरा, सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन आपको निकालने बोलेगा दोस्तों। निकालने का तरीका वैसे ही जैसे आप सैंपल अभी निकालने आए। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में स्टैंडर्ड डिविएशन। जो भी मेरा हाइट होगा माइनस करेंगे, उसमें से जो मेरा मीन निकला है उनका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे n-1। यहाँ पर आप लगाइएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ध्यान देना बच्चों, जब हम लोग पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो नीचे में यहाँ n-1 नहीं हो के n होता है, लेकिन तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको भूल जाओ। मैंने जो बोला वो भी भूल जाओ, तेरे लिए यही फॉर्मूला है। पॉइंट एस्टिमेट निकालना हो आप इसी को यूज़ करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पर हमारे सामने ये दो फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो आंसर निकलेगा, चलो एक क्वेश्चन फटाक से इसमें लगाते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी नहीं है इसके क्वेश्चन, तो उम्मीद बहुत कम है, बट फिर भी सीखना है क्योंकि सिलेबस में है। देखो बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा आर फ्रॉम अ सिंपल रैंडम सैंपल। अब यहाँ पे रैंडम सैंपल है। ये रैंडम सैंपल क्या होता है तुम जब थ्योरी पढ़ोगे पूरा डिटेल में समझोगे। अपन डायरेक्टली प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों 6 लोगों का डेटा है। चल अब देख तो रहे हो क्या बोल रहा है, ये 6 सैंपल के बेसिस पे व्हाट इज द पॉइंट एस्टीमेट। किसका एस्टीमेट लगाना है? सैंपल का नहीं भैया, लगाते तो हम लोग हमेशा पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन में हो सकता है और भी नंबर्स होंगे, इसकी यहाँ तो आपने सिर्फ 6 रखा है ना, हो सकता है 100, 200, 500, 10,000 होंगे। तो क्या तुमने 10,000, 100, 500 पूरा लिया? नहीं, सिर्फ 6 उठाया। इसके बेसिस पे तुम अनुमान लगाओगे किसका? पूरे पॉपुलेशन का। तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन आपको सबसे पहले बोलेगा कि सैंपल मीन, सैंपल का आपको मीन निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो सैंपल मीन कैसे निकलता है? एक्स बार जो आपने पढ़ा था, समेशन ऑफ सारा का सारा आइटम एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। चलो जी सबको जोड़ते हैं, 5, 8, 10, 7, 10, 7, 10 और 14 डिवाइडेड बाई कितने हैं टोटल? 3, 3, 6 डिवाइडेड बाई 6। चलिए 8, 5, 13, 10, 23, 30, 30 और 40, 40 और इधर 50,
54 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर आंसर आ गया दोस्तों 9। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल का मीन आपने निकाला है। अब ये जो सैंपल का मीन है, ये जो सैंपल का मीन है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हम उम्मीद करेंगे कि ये जो सैंपल का मीन है पूरा का पूरा पॉपुलेशन के मीन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप आंसर फाइनली क्या लिखते हैं? द पॉइंट एस्टिमेट, हेंस द पॉइंट एस्टिमेट, एग्जैक्ट नंबर में जब बात करोगे, द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, इज 6 सेंटीमीटर वगैरह कुछ है क्या? कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इज इक्वल्स टू 6। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, पहला पार्ट ओवर। सेकंड पार्ट पे आओ, देखो आपसे पूछ रहा है। चलिए भैया आपने ये तो कर दिया, अब मुझे बताइए व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट। किसका पॉइंट एस्टिमेट? इस बार आपको बताना है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बेटा कहानी सिंपल है, आप निकालोगे किसका? सैंपल का निकालोगे। तो आप लिखेंगे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम लोग स्मॉल एस में लिखते हैं। जब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं स्मॉल एस में लिखते हैं, सैंपल मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। नोटेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहाँ पर आते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। अब देख बेटा, ये जो फॉर्मूला लगेगा अपने पास, जब ये फॉर्मूला लगेगा तो ये तो लगेगा बाद में, पहले अपने को ना इसका वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है? तो दो तरीका है, आपने क्लास 11th में ही पढ़ा है, आप टेबल वेबल बना के भी इसका वैल्यू निकालते हैं। तुम चाहो टेबल निकाल से ही बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही आइटम है। तो सिर्फ 6 आइटम है तो पूरा यहीं पर निकाल के देख लेते, टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग लिखेंगे समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये निकालते हैं। अच्छा, गलती से हमने यहाँ 6 लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर 6 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा हमारे पास 9। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 9। चलो जी, अब यहाँ पे निकालते हैं 9 एक्स आई माइनस मीन। तो सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास? 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस आगे आते हैं 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर है 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर, आगे है 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर, आगे है फिर 14 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। इसमें पुट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका वैल्यूज निकालना पड़ेगा, तो अपन पहले इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं। चलो, यहाँ पर आ गया, दिस इज गोना बी 5 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये आ जाएगा 1, प्लस ये भी आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पे आएगा -2 का स्क्वायर 4, प्लस 1, प्लस वहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। चलो जी, 25 प्लस 5 30 1 32 और 16, दिस इज गोइंग टू बी 48। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका वैल्यूज आप निकाल ले। चलिए, अब इसके बाद इसको पुट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिस इज 48 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू कितना है हमारे पास? एन का वैल्यू है 6 माइनस 1 हो गया यहाँ पे 5। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 9 5 45 और 3 बचा तो 0.6, ठीक है? 9.6 आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3.1, और ये आपने यहाँ पर आंसर निकाल दिया 3.1। अब देख, ये जो 3.1 निकाला दोस्तों, आपने किसका निकाला? आपने क्या पूरा पॉपुलेशन का डेटा का निकाला? नहीं, आपने किसका निकाला है? इन 6 सैंपल का जो डेटा दिया गया था, इस 6 सैंपल का डेटा का निकाला है। तो आप अभी यहाँ पे बोलेंगे दिस इज व्हाट? दिस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो तुमने सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, इसके बेसिस पे तुम अनुमान लगाते हो ये जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन का भी स्टैंडर्ड डेविएशन यही होगा। क्या एग्जैक्टली कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो? नहीं भैया, पॉपुलेशन का पूरा डेटा नहीं है तुम्हारे पास, थोड़ा सा सैंपल का चंद भर कुछ डेटा है आपके पास, इसके बेसिस पे तुम अनुमान लगा रहे हो पॉपुलेशन के बारे में। तो अब आप इसको बोलोगे ये एग्जैक्ट डेटा है क्या? नहीं, दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, और आप यहाँ पे लिखेंगे hence the point estimate of किसका? पूरा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 3.1, एंड दिस इज योर आंसर। और बेटा ये जो पहला मेथड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट मेथड, जहां पर सैंपल के चंद भर डेटा से तुम पूरा पॉपुलेशन का अंदाजा लगाते हो। इसके बेसिस पर इसका जो आंसर आएगा
तुम बोल देते हो जो इसका आंसर है सैंपल का, पॉपुलेशन का भी आंसर वही होगा, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा हमारा इन्फरेंस है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट मेथड। हमने 4 चीज़ें पढ़नी है, थ्योरी, सेकेंड था हमारा पॉइंट एस्टिमेट। तो बेटा ये पॉइंट एस्टिमेट है, बहुत ज़्यादा इसमें कवर नहीं करना, आपको ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। छोटा सा आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 10.1 का, पूरा लेक्चर्स भी मौजूद है। 1-2 क्वेश्चन और लगा लो इसके, ज़्यादा मत घुसना डिटेल में, बस 1-2 क्वेश्चन और लगा लेना। डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं आपके प्लेलिस्ट में, दिखेगा, 1-2 क्वेश्चन लगा लो, बस दिमाग मत लगाओ। ठीक है, ओके सर। तो ये यहाँ पर हमारा पॉइंट एस्टिमेट मेथड खत्म होता है दोस्तों। तो ये था आपके सामने पॉइंट एस्टिमेट, ये हमने अभी यहाँ पे सल्टा लिया है। इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा ना थ्योरी का क्वेश्चन आता है दोस्तों, उस थ्योरी के क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। देख, अपन लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा एक बार पढ़ लो। वहाँ पे सबसे पहला जो एक्सरसाइज आता था क्या आता था, हम लोग पढ़ते थे सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में आता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है, वैसे ही करके एक टेबल बना रहे हैं हम लोग क्या टेबल बना रहे हैं कि हमने ना एक बहुत बड़ा सा पॉपुलेशन था, बहुत बड़ा सा पॉपुलेशन था। ठीक है, इस पॉपुलेशन से सपोज करो ये इंडिया है, सपोज करो ये इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ा है बेटा। आपको क्या पूरा 140 से 150 करोड़ लोगों का डेटा निकाल पाना तुम्हारे लिए आसान है? नहीं, गवर्नमेंट कर सकती है, तो बड़े भाई साहब जो अंबानी अडानी साहब लोग हैं वो लोग कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। तो हमने को बोला गया कि आपको बताना एवरेज वेट कितना होता है लोगों का। तो तुमने राजस्थान से कुछ लोगों को लिया, आपने बिहार से कुछ लोगों को ले लिया, तो ये राजस्थान है, बिहार है। आपने उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को ले लिया, आपने फिर हरियाणा से कुछ लोगों को ले लिया। ऐसे करके करते तुमने बहुत सारे छोटे छोटे सैंपल्स बना लिए। ठीक है, ये जो सैंपल्स बनाया इसको तुम बोलोगे सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, ऐसे ऐसे करके। सैंपल नंबर 1 है ये, बिहार वाला 2 है, यूपी 3, हरियाणा यहाँ पे 4, ऐसे करके बहुत सारा 28 सैंपल बना लिया। अब इन सारे सैंपल्स का ना आपने अलग अलग मीन निकाला। तो इसका जो मीन निकाला, ये यहाँ पे इसका मीन निकलेगा, फिर यहाँ पे इसका भी मीन निकलेगा, यहाँ पे इसका भी मीन निकलेगा। सबका अपना सैंपल जो तुमने छोटा छोटा क्रिएट किया, 28 अलग अलग 29 अलग अलग स्टेट्स का, उसका तुमने मीन निकाला। अब इसी डेटा को तुमको ना एक टेबल में डाल देना है। तो अभी तुम बोलोगे सैंपल नंबर 1 किसका था? हमारा बिहार का था। किसका था? राजस्थान। सैंपल नंबर 2 किसका था? बिहार का था। सैंपल नंबर 3 किसका था हमारे पास? यूपी का था। अब इनका जो मीन निकला है, जो भी इनका मीन निकला है उसके नीचे उसको डाल दोगे, उसको बोलोगे मीन नंबर 1, ये राजस्थान का डेटा, ये बिहार का डेटा, ये यूपी का डेटा। ऐसा करके बेटा आप यहाँ पे एक टेबल बना देंगे। ठीक है, अब ये जब टेबल रेडी होगा ना, इस टेबल की मदद से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता था, उसी टेबल का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन, और थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता था, और थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता था। तो दोस्तों खास बात क्या है, जब ये टेबल को तुम ग्राफिकली प्लॉट करने जाओगे, ये जब टेबल को ग्राफिकली प्लॉट करने जाओगे बेटा, पता है क्या होगा इस टेबल का आंसर? इस टेबल का बहुत मज़ेदार रिजल्ट निकल के आएगा आपके सामने। कैसा रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों? यहाँ पे एक्स एक्सिस में डेटा डाल दो, ये टेबल का जो शेप होगा ना वो इस तरीके से आ जाएगा। क्या ऐसा शेप तुमने पहले भी देखा? हाँ जी देखा है। कहाँ देखा था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, जिसको हम लोग बेल शेप कर्व बोलते थे। यहाँ से यहाँ ये मीन होता था, मीन का वैल्यू 0, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, और आपको पता है कि ये सिमेट्रिक होता है, इधर का एरिया भी 0.5 होता है, इधर का एरिया 0.5 होता है। अगर तुमने प्रोबेबिलिटी नहीं देखा हो, प्रोबेबिलिटी के पहले तुम ये चैप्टर छोड़े हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे बच्चों। पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आसान है। 100% प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आता ही है, पॉइजन से आता है, बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको जरूर कवर करना, छोड़ना मत। तो ऐसा करके शेप दिखता था बेटा। खास बात पता क्या है? खास बात क्या है कि जो ये टेबल तुम बना रहे हो, ये जो टेबल अलग अलग क्रिएट करोगे ना, इसका जब ग्राफ प्लॉट होता है वो बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह दिखने लगता है। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है? जो क्राइटेरिया है उसी को बोलते हैं CLT, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। देखो क्या बोलता है ये थ्योरम, ये स्टेट करता है दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ व्हाट इज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? इट्स नथिंग, इट्स अ टेबल। What is sampling distribution? It is nothing, it's a table. सर कैसा टेबल? बेटा ये जो टेबल आपने बनाया ना, ये वाला जो टेबल बनाया है, यही टेबल को तुम बोलते हो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बोल रहा है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दैट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन अप्रोचेज, देख क्या लिखा भाई,
कैसा शेप दिखेगा इसका? इसका शेप हो जाता है किस तरह? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप का कर्व होता है। एज, ध्यान से सुनना, ये है कंडीशन, एज द सैंपल साइज गेट्स लार्जर, as the sample size gets larger, no matter what is the shape of population distribution. now what is population distribution? पूरा population का डेटा वेटा बनाते हैं, उसका जो शेप आता है उससे लेना देना हमें है ही नहीं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग सैंपल की बात कर रहे हैं। तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगा, बेल शेप होगा। ऑब्वियसली इसका मीन क्या होगा? 0। इस बार का सैंपल पेपर अगर आप देखोगे बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू में 1 मार्कर में, वो सीएलटी के बारे में, उसमें यही पूछा गया है कि जो सीएलटी थ्योरम होता है उसके हिसाब से उसका बताओ कि उसका क्या कंडीशन होता है। सिंपल सा कंडीशन है कि मीन इसका बेटा क्या होगा? 0 होगा। ये क्वेश्चन आपको 2026 के सैंपल पेपर में दिखेगा, जाके देख लेना, ठीक है। 1 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा है नहीं, पास्ट में भी आ चुका है, पीवाईक्यूज में भी सीएलटी आ चुका है, तो 1 नंबर में इसको हल्के में मत लेना भैया, कर लेना, ठीक है। ओके सर, चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड चीज पे, जो कि पॉइंट एस्टिमेट का ही बेटा एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट का एक्सटेंशन होता कैसे? इसके पहले हमने एग्जांपल क्या लिया था, आपकी जो मैडम जी है उन्होंने आपको बोला था, क्या बोला था कि तुम जाओ और पता करके लाओ कि अपने जो स्कूल में बच्चे हैं उसका एवरेज हाइट कितना। तो तुम गए, तुमने 5,000 बच्चे थे, तुमने 5,000 को छोड़ के 50 को सेलेक्ट किया था और 50 का एवरेज निकाला था, ठीक है। सपोज करो एवरेज निकला 161 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ बेटा, तेरे को ना थोड़ा डर लगेगा। तेरे को क्या डर लगेगा? तुम मैडम जी के पास जाके बोलोगे, देखिए मैडम एवरेज कितना है? एवरेज है 161। तो मैडम बोलेगी, आर यू श्योर? अगर गलत बोलोगे तो बेटा प्रैक्टिकल में 20 नंबर जो मिलता है ना, काट लेंगे आपका। तो आप डर जाओगे फिर, ठीक है। तो आप डरने के बाद फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 161 सेंटीमीटर बोला। मैडम जी अब क्या है कि अपन को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, अभी क्या है कि एग्जैक्टली तो श्योर नहीं है, पूरा डेफिनेट श्योर नहीं है, लेकिन मोटा माटी मैडम जो हमारे पूरे 5,000 बच्चों का एवरेज होना चाहिए ना, वो 155 से लेकर 165 सेंटीमीटर के ना बीच में होना चाहिए। तो मैडम बोली, अभी तो तू बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि वो 161 सेंटीमीटर होगा, अभी तो ऐसा डर के पलट गया, अब सच क्या है? तो बोले, मैडम देखिए इतने सारे बच्चे हैं, 5,000 लोग, हमने तो सैंपल सिर्फ किसका लिया है? मात्र 50 लोगों का। आप 1 दिन का टाइम देती हैं मैडम, 1 महीना टाइम देते तो 5,000 लोगों से बात करते, लेकिन अभी तो टाइम कम था, तो आपने जो 50 बच्चों के हिसाब से मांगा। अब मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि आपको उनको कुछ जजमेंट बनाना है, हो सकता है ना कुछ करवाने वाली होंगी। तो आप बोले, सर एक काम करते हैं ना, एक पॉइंट में आंसर नहीं देते हैं, ये आंसर ना एक पर्टिकुलर नंबर का है, तो जब एक पर्टिकुलर नंबर का आता है उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। आंसर एक नंबर में निकले, यहाँ पे क्या निकला 161 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं एक नंबर में आंसर देना, उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। जब थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाए तो आप ना आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं देना चाहते हो, आप एक इंटरवल, एक रेंज बनाना चाहते हो, ठीक है, टू बी मोर श्योर, टू बी मोर कॉन्फिडेंट। आप बोलो, नहीं नहीं सर मैडम 161 छोड़िए, 155 से लेके 165 के बीच में 100% श्योर हम, इस बार आप 20 नंबर के आप एक्स्ट्रा नंबर दे दीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक इंटरवल क्रिएट किया। अब ये जो 5,000 बच्चों का डेटा है, ऑब्वियसली इसके बीच में अगर फॉल कर गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके पहले जो तुम आंसर दे रहे थे वो एक पर्टिकुलर नंबर में, फिक्स नंबर में देते थे, उसको क्या बोलते थे हम लोग? पॉइंट एस्टिमेट। इस बार आंसर क्या एक पॉइंट में दे रहे हो? नहीं, एक रेंज में दे रहे हो, एक लोअर लिमिट है, एक यहाँ पे अपर लिमिट है, इसको बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेट करना। तो आप बात समझ पाए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का बहुत छोटा डिफरेंस होता है भाई, बहुत छोटा डिफरेंस होता है, बस यही। इस बार आंसर तुम ना एक पर्टिकुलर नंबर में नहीं दोगे, एक रेंज में निकाल के दोगे, ठीक। अब जब आप इस रेंज को निकालने जाते हैं बच्चों, तो रेंज का देखो ना बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको क्वेश्चन में 3 चीजें दी रहेंगी और एकदम दिमाग मत लगाना, ये 3 चीजें दी रहेंगी। अभी अपन बहुत ज्यादा घुस नहीं रहे हैं, अभी एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। सैंपल पेपर में क्वेश्चन नहीं है, पीवाईक्यूज में आज तक नहीं आया, ये भी मैं पहले बता दूं, बट कुछ भी आ सकता है, तो हल्के में मत लेना। सबसे पहला चीज दिया रहेगा कॉन्फिडेंस लेवल। क्या दिया रहेगा अपने को? कॉन्फिडेंस लेवल। बेटा कॉन्फिडेंस लेवल ना, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फा। ये बस जान के रहो, क्योंकि थ्योरी में आपसे ये पूछ सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल को 1 माइनस अल्फा बोलते हैं, एक्सेप्टेंस रीजन, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन में आपको सैंपल मीन दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपने को क्या दिया रहेगा? सैंपल का मीन, जैसे 161 सेंटीमीटर निकाला था ना आपने, ओके। और थर्ड क्या दिया रहेगा बेटा? मार्जिन ऑफ एरर। ये दिया नहीं रहता, ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या क्या दिया रहेगा? पहला चीज दिया रहेगा ये, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल दे देगा। अब देखो इसका कॉन्फिडेंस लेवल का यूज कैसे आता है, मैं आपको बताता हूं। पहले देखो बेटा मार्जिन ऑफ एरर। चलो अभी यहां पर हम लोग ना सबसे पहला काम करते हैं,
इस बार आंसर क्या एक पर्टिकुलर नंबर में आएगा कि एक इंटरवल में आएगा? तो एक इंटरवल में आएगा। तो यहाँ पर ना आप एक इंटरवल लिखते हो, यहाँ पर आप बोलोगे सर एक ना होगा मेरे पास लोअर लिमिट, यहाँ पर हमारे पास एक होगा कोई लोअर वाला नंबर और एक होगा मेरा कोई अपर वाला नंबर, ये मेरा इंटरवल है। और पता है इसका आंसर कैसे निकल के आता है बेटा? इसका आंसर कैसे निकल के आता है? लोअर लिमिट का आंसर आता है जो सैंपल का मीन है इसमें से माइनस करते हो मार्जिन ऑफ एरर को। अपर लिमिट कैसे निकल के आता है? जो सैंपल का मीन है इसमें ऐड करते हो मार्जिन ऑफ एरर को। बस यही दोनों फर्क है इसमें, और कोई फर्क नहीं होता दोस्तों। आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला चीज़ क्या है बेटा? पहला चीज़ है यू नीड सैंपल मीन, तो ये दोनों पॉइंट तो यहीं से कवर हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा। दूसरा चीज़ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मार्जिन ऑफ एरर का वैल्यू। लोअर में माइनस करते हो, अपर में प्लस करते हो, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटरवल जो निकाला था हमने 155 से 165, वो वैल्यू तेरे को यहाँ पे मिल जाता है। तो सर अगर अपने को क्वेश्चन में सैंपल मीन दिया हुआ है, अगर ये मेरे को दिया हुआ है, तो सर हमें क्या निकालना है? हमें तो बस एक ही चीज़ चाहिए, क्या? मार्जिन ऑफ एरर। तो आपको पता है ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको सिर्फ एक काम सीखना है दोस्तों, और वो काम क्या है बच्चों? वो काम है मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकालते हैं वो सीखना है। और अच्छी बात क्या है कि मार्जिन ऑफ एरर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। दिस इज द फॉर्मूला। क्या लिखा है देखो मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए? z अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट n, n का मतलब सैंपल साइज। ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन। n क्या डिनोट कर रहा है? सैंपल का जो आपने साइज लेके रखा है, ठीक है। ओके सर, तो ये दोनों तो क्वेश्चन में, हाँ जी बिल्कुल आपको ये दोनों चीज़ दिया रहेगा बच्चों, एकदम टेंशन मत लीजिए। तो अब तीन चीज़ें क्या क्या दे रखी है? सैंपल का मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, सैंपल का साइज दिया हुआ है, तीन चीज़। एक और चीज़ दिया रहेगा बेटा, क्या दिया रहेगा पता है? आपको दिया रहेगा कॉन्फिडेंस लेवल। क्या दिया रहेगा? कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ पर अपने सामने तीन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल दिया रहेगा, एक है 90%, एक है 95%, एक है 99%। इससे ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी? हाँ है, लेकिन आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा आएगा नहीं, तो सिर्फ तीन लेवल ऑफ दिया रहेगा आपको कॉन्फिडेंस लेवल का, ये और ये। अपन को इससे इसका कोई लेना देना नहीं, अभी इससे अभी आपको इसका कोई लेना देना नहीं। आपको किससे लेना देना है बच्चों? इससे। इसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है अगर एग्जाम में आए, अभी तक आया नहीं है बोर्ड्स में, अगर आ गया तो आपको इसका वैल्यू याद रहना चाहिए। 90% कॉन्फिडेंस लेवल का z अल्फा बाई 2 का वैल्यू होता है 1.645, नंबर याद रखना। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का z अल्फा बाई 2 का वैल्यू होता है 1.960, और 99% का होता है दोस्तों 2.576। ये तीन नंबर दोस्तों आपको याद रहनी चाहिए। आपके सिलेबस में इन तीन कॉन्फिडेंस लेवल से ज़्यादा और कुछ नहीं है, बिंदास निश्चिंत रहो, बस आपको ये तीन को याद रखना है। इसका वैल्यू 1.645, सेकेंड वाले का 1.946, 1.960, लास्ट का आपको याद रखना है 2.5। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये दिया भी रहे, नहीं दिया रहे, तो बस तुम इसको वैल्यू याद कर लो। अगर ये तुम याद कर लिए, आपको क्वेश्चन में दिया कॉन्फिडेंस लेवल 95 का तेरे को पता वैल्यू क्या आता है 1.96, सीधे आपको यहाँ पर 1.96 लिखना है, और इसके बाद ये सब दिया रहेगा, सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही क्या मिल जाएगा आपको? मार्जिन ऑफ एरर। जैसे मार्जिन ऑफ एरर मिल गया, यहाँ पे पुट करो ये सिचुएशन, और आप किसका वैल्यू निकाल लोगे? जो इंटरवल आपसे मांगा गया है आप उसका वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ओके, अब देखो इसका क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा अभी तक इतना क्वेश्चन आया नहीं है इस पर, तो ज़्यादा मगजमारी नहीं करते हम लोग। आओ इसके क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम। कितना आइटम लिया बच्चों आपने? तो ये अपने को n दे दिया। फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 6, ये भी दे दिया आपको। रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन ऑफ 32। लो भाई, सैंपल का मीन भी दे दिया, x बार भी दे दिया। प्रोवाइडेड अ 95% कॉन्फिडेंस। ओ भाई क्या दिया है? 95%। 95% में z अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या होता है? ये याद रहना चाहिए 1.645, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा 95%, तीन ही केस आएगा, या तो 95% या तो सॉरी एक 90%, 95 और 99। तो मैंने ये नंबर यहाँ गलत लिख दिया दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। 1.9 वहाँ पे 4 और 260 ये आता है वैल्यू, ये आपको याद रहना चाहिए। तो दिस इज़ द केस, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको ये सब कुछ डेटा मिल चुका है। चलो भैया, आपको इंटरवल बनाने बोला गया है। सबसे पहले आप निकालेंगे z अल्फा बाई 2 का वैल्यू। तो मार्जिन ऑफ एरर
ये कैसे निकलता है, जेड अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन बाई रूट एन। जेड अल्फ़ा बाई 2 का वैल्यू आ रहा है 1.960 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन है 6 और ये कितना हमारे पास 50, यहाँ पे आ रहा है 50। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास ना वैल्यू निकल के आएगा 1.66। क्या वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास 1.66। अब देख आपको ना ये स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालने आना चाहिए। एक तो अप्रोक्सीमेट आपको समझ में आ जाएगा, 7 7 से कितना होता है 49, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको ना ये बहुत बड़े नंबर्स नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। आता तो अच्छी बात है, नहीं आता कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल मेक अ शॉर्ट फॉर दिस और उसमें आप कवर कर लीजिएगा। चलो तो ये आपने वैल्यू निकाला 1.66। चलो भैया अब मार्जिन ऑफ एरर निकल चुका है, तो आप लिखेंगे कहाँ क्या बताना था, सिंपल रैंडम सैंपल रिजल्ट दिस प्रोय 91 इंटरवल, आपसे इंटरवल मांगा है तो इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू, एक होगा मीन में माइनस करोगे मार्जिन ऑफ एरर, दूसरा होगा मीन में प्लस करोगे मार्जिन ऑफ एरर। बस इन दोनों का वैल्यू जो आ रहा है उसको आप निकाल दो। नाउ व्हाट इज द मीन गिवन इन द क्वेश्चन, अपने को 32 दिया है तो आप लिखेंगे 32 माइनस 1.66, यहाँ लिखेंगे 32 प्लस 1.66। लो बेटा आपका निकल चुका वैल्यू यहाँ पर, दिस इज 30 पॉइंट, इधर गया 4 और 9 3, 30.34 और यहाँ पे आएगा 33.66। तो यहाँ पर आपको बच्चों इंटरवल निकालने जो बोला था, यहाँ पर जो आपको इंटरवल निकालने बोला था गाइस, हमने इंटरवल इसका निकाल दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को क्वेश्चन में ना, जब भी अगर कॉन्फिडेंस का आ जाए क्वेश्चन, अपने को बस एक चीज़ निकालने आना चाहिए एंड दैट चीज़ है क्या, ये मार्जिन ऑफ एरर। इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। 3 ही वैल्यूज़ है, 3 यूज़ केस से ज़्यादा है नहीं, उसको याद कर लो, काम आपका खत्म। बहुत सिंपल सा मेथड है इंटरवल एस्टिमेट। तो अभी हमें 4 चीज़ कवर करना था बच्चों। 4 चीज़ में क्या थी, सबसे पहला थ्योरी पार्ट हो गया, उसके बाद हमने कवर करना था पॉइंट एस्टिमेट हो गया, उसके बाद हमने कवर करना था इंटरवल एस्टिमेट। इसके 1-2 क्वेश्चन और लगा लेना, ज़्यादा मत घुसना, इसके 1-2 क्वेश्चन और लगा लो, बस उतना में तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे परेशान और पैनिक नहीं करना है इसमें, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा 3 चीज़ खत्म हो गया। तो एक बार चलो जल्दी से हम लोगों ने स्टार्टिंग में कम शब्दों में जो चैप्टर का ओवरव्यू बनाया था, तो यहाँ पर इस ओवरव्यू में वापस आते हैं। ओवरव्यू में आपने क्या खत्म कर लिया अभी तक, हमने खत्म किया थ्योरी वाला पार्ट, हमने खत्म किया पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट हमेशा एक सिंगल वैल्यू निकल के आता है। उसके बाद आप जब कॉन्फिडेंट नहीं होते एक सिंगल वैल्यू में, तो आप एक इंटरवल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेट। वो वैल्यू हमने निकाल लिया। अब लास्ट पार्ट जो हमारे पास है दैट इज गोइंग टू बी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें हम लोग को सिर्फ 1 सैंपल टी टेस्ट पढ़ना है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, दिस इज द ओनली थिंग विच हैज कम टिल येट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पास के क्वेश्चन देख लो, सैंपल पेपर देख लो, सब में सिर्फ और सिर्फ इसी के क्वेश्चन है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और चलो हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को टच करने वाले हैं, और इसमें आप अपना जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है उसको 4-5 गुना कर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। तो दोस्तों आपके सामने अब मौजूद है कौन सा, द एलिफेंट इन द रूम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ओजी, द धुरंधर कॉन्सेप्ट, जो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। और इसको सीखने के लिए एकदम पैनिक मत कीजिएगा। हम लोगों ने बहुत ही कम शब्दों में, मैंने बच्चों इसका नोट्स तैयार करके रखा है आपके सामने, बस इसको पढ़ो समझो। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आए हैं ना, पास्ट में PYQ से आए हैं, तो यहीं से आए हैं। इस साल के बोर्ड के सैम्पल पेपर में भी जो क्वेश्चन है वो भी मैंने रखा है, अभी टेंशन मत लीजिए, मैं दिखाऊंगा। इसके हम लोग 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, उसको समझने के लिए, फील करने के लिए। अभी चलो बहुत सारी चीज़ों पे मैं आपको बोलूंगा फोकस करो, पढ़ाना मुझे ज़रूरी है तो मैं पढ़ाऊंगा ज़रूर, बट मैं बोलूंगा आपको इग्नोर करने, तो आप उसको इग्नोर भी मार देना, ठीक है। आओ देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है भैया, दिस इज नथिंग, इट इज एज अजम्पशन अबाउट अ पॉपुलेशन। तो सर ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग ऐसा नहीं करते, पॉइंट एस्टिमेट में भी वही करते थे, इंटरवल एस्टिमेट में वही करते थे, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या हमें पॉपुलेशन का पूरा डेटा पता है क्या? नहीं, हमें तो एक मुट्ठी भर हमें सैंपल मिला है, हम उसके बेसिस पे अनुमान लगाते हैं किसके बारे में, पूरा का पूरा पॉपुलेशन। तो देखो ये भी वही चीज़ बोल रहा है, हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, अजम्पशन लगाएंगे किसके बारे में, पॉपुलेशन। अब तू बता, जब हम लोग अनुमान लगाते हैं, हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि शी लव्स मी नॉट वाला सीन देखा है, तो क्या हमेशा तुम्हारा अजम्पशन सही होगा कि तुम जो मान रहे हो वही सही होता है? नहीं, गलत भी हो सकता है। तो आप जो भी अजम्पशन लगाते हैं गाइस, वो या तो इट मे बी ट्रू और इट मे नॉट बी ट्रू। अब यही हमारे पास हमें पता करना है कि जो तुमने अजम्पशन लगाया वो अजम्पशन सही था तो जीत जाओगे, अजम्पशन गलत था तो हो सकता हार जाएंगे। तो हमें ये ना मेथड से बस यही पता चलता है कि जो भी आपने अनुमान लगाया है
वो सही है, वो जो अनुमान है वो गलत है, इसका टेस्टिंग करते हैं। अब ना देखो, कंप्यूटर साइंस में भी ना कोडिंग होता है, कोडिंग जब करते हैं ना तो कोड सही लिखा है गलत लिखा है उसका टेस्टिंग किया जाता है। अगर टेस्टिंग के टाइम एरर आ गया तो कोड को चेंज करते हैं। सेम मेथड हम लोग यहाँ भी फॉलो करने वाले हैं। हम लोग कुछ अनुमान लगाएंगे, फिर उसका टेस्टिंग करेंगे बेटा। टेस्ट में पता चलेगा कि हमारा अनुमान सही था कि गलत था। कहाँ पता चलता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना जेड टेस्ट आता है, टी टेस्ट आता है मेजर। जेड टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, एकदम नहीं पढ़ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ टी टेस्ट वाला मेथड है, तो हम लोग उस मेथड को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देख, जब हम अनुमान लगाने जाएंगे, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग दो टाइप का हाइपोथेसिस बनाते हैं। पहला हाइपोथेसिस क्या होता है दोस्तों? पहला हाइपोथेसिस को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपो, अब इसको ना समझ बहुत बढ़िया से। अगर इसको नहीं समझा तो क्वेश्चन जो भी आएगा बेटा, जो भी अपने पास में भी आ रखे, अगर ये नहीं समझोगे तो उनका आंसर तुम सही निकाल ही नहीं सकते हो। कैसे सर? ध्यान से देखिए। दो तरीके का हाइपोथेसिस होते हैं, एक को बोलते हैं नल और दूसरा को बोलते हैं ऑल्टरनेट। ध्यान से सुनना, अब जो बोलूंगा सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो नल को हम लोग दिखाते कैसे? H0 की तरह। ऑल्टरनेट को हम लोग दिखाते कैसे हैं? HA की तरह। ठीक है, हम लोग ऐसे ऐसे करके उसको दिखाते हैं। यहां तक टेंशन नहीं है बेटा। अब है, सुनो ध्यान से बात, एकदम दिमाग खोलकर। सर क्या मतलब क्या होता है सर? ये ऐसे टाइम पास में ऐसे लिखा गया क्या? नल और हाइपोथेसिस नहीं जी। देखो, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि तुमने ना एक सैंपल का मीन निकाला, क्योंकि तेरे को तो पूरा पॉपुलेशन का डेटा मिला ही नहीं, तुम्हें तो एक छोटा सा सैंपल का डेटा मिला था। तो तुमने उस सैंपल का मीन निकाला। तुम अनुमान लगा रहे हो कि पॉपुलेशन का जो मीन होगा वो किसके बराबर होगा? वो सैंपल मीन के बराबर होगा। इसका मतलब तुम अनुमान लगा रहे हो, तुमने ये एक्चुअली निकाला, ये है एक्चुअल, तुमने निकाला है, एक्चुअली निकाला है। और इसका ना तुम अनुमान लगा रहे हो, उसका एस्टीमेट लगता है बेटा। ठीक है, इसका एस्टीमेशन लगता है। तुम क्या कर रहे हो? जो एक्चुअली जो मैंने निकाला और जो एस्टीमेटेड वैल्यू, दोनों क्या है? दोनों बराबर। जब ये केस आ जाए कि तुम्हारा अनुमान, तुमने जो निकाला वैल्यू आपके एस्टिमेशन से एकदम मैच कर रहा हो, इस केस को बोलते हैं HO मिल जाना, दैट इज नल हाइपोथेसिस करना। दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड मीन। ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं समझते हो, आगे का सारा क्वेश्चन तुम्हारे लिए सर का दर्द होने वाला है। बहुत ज़रूरी है बस इस लैंग्वेज को समझना। HO मतलब नल हाइपोथेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है कि तुमने जो एक्चुअल में वैल्यू निकाला सैंपल का मीन, क्योंकि तेरे को मुट्ठी भर सैंपल मिला था, उसका और जो पॉपुलेशन का एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो उम्मीद है पॉपुलेशन का, पूरा ओवरऑल डेटा है पूरा पॉपुलेशन का, वो दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम है, इसके मतलब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी को ऊपर लिखते हैं नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन हुम, बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो ये चीज अगर आप समझ पाते हो बेटा, आधा सबसे पहले आपको लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी। लैंग्वेज नहीं समझोगे, आप इसको क्वेश्चन में ना कंफ्यूज रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील होगा। ठीक है, ओके सर, तो ये तो बात हो गया सर नल का। ऑल्टरनेट क्या होता है सर? ऑल्टरनेट बोलता है, उसको HSO डिनोट करते हैं। ऑल्टरनेट क्या बोलता है कि ये जो मेरा सैंपल का मीन है ना, ये जो मेरा सैंपल मीन मैंने निकाला, एक्चुअली निकाला, और जो पॉपुलेशन का मीन निकलेगा, एस्टिमेट जो निकाल रहे हैं, ये दोनों बेटा बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब सैंपल मीन इज नॉट इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन। क्या इनके बीच में डिफरेंस है? हाँ, इनके बीच में डिफरेंस है। ये आंसर दे रहा है 10, ये आंसर दे रहा है 12, तो क्या 10 और 12 में फर्क होता है? हाँ होता है। तो इसी चीज को तुम लिखोगे कैसे? यस, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ये है सबसे पहले चीज समझना। कोई भी क्वेश्चन हम लोग अभी जो देखेंगे, उस सारे क्वेश्चन में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है नल हाइपोथेसिस और उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते, बट सबसे इंपॉर्टेंट काम बच्चों यही होता है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को बनाना। ये तुम समझ गए हो, ये तुम्हारे दिमाग में घुस चुका है। तो अब आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट खत्म अपने सामने। अब देखो बेटा क्या होता है, हम लोग टी टेस्ट कर ही क्यों रहे हैं? क्यों बना है ये सब? क्यों इतना टाइम पास चल रहा है लाइफ में? क्यों तुम इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? क्यों ये एग्जाम में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है बेटा? देखो, वी परफॉर्म, क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग? टी टेस्ट। क्या करने के लिए? टू चेक वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट किसको? ओनली एंड ओनली
ओनली एंड ओनली नल हाइपोथेसिस को। ये बात बहुत लोग नहीं समझ पाते। नाउ व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन व्हाट, सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन, दोनों बराबर है, ऐसा बोलता है ना। इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टार ये म्यू है, दिस इज पॉपुलेशन मीन, दिस इज पॉपुलेशन मीन, एक्स बार दैट इज दिस इज कॉल्ड सैंपल मीन। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों बराबर है। ये किस में पता चलता है बेटा? इक्वल है। इक्वल का मतलब नो डिफरेंस, इक्वल का मतलब नो डिफरेंस। नो डिफरेंस का केस कहाँ था? नल हाइपोथेसिस। हम लोग का पूरा टी टेस्ट का पूरा मुद्दा पता है क्या है? हम लोग का मुद्दा है टी टेस्ट में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करो या तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो। पूरा काम ही यही है टी टेस्ट का। तो अब से अगर आप कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया जाए टी टेस्ट किसके बारे में, टी टेस्ट इज नेवर अबाउट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। वो एक्सेप्टेंस देगा या रिजेक्ट कर देगा सिर्फ और सिर्फ किसको? नल हाइपोथेसिस को। ये है टी टेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब सर ये इतना जो सीख लिया इसमें थोड़ा और बताइए ना टी टेस्ट करते कैसे हैं। बेटा टी टेस्ट करने के पहले अपने सिलेबस में ना 3 कैटेगरी का हाइपोथेसिस बनाने का क्वेश्चन आता है, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो तुम हाइपोथेसिस बना नहीं पाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ गया तो लग सकती है, तो ध्यान से इसके थ्योरी पार्ट को समझो। हमारे पास सिर्फ 3 टाइप का हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना है। पहला टेस्टिंग क्या है? रिसर्च, कोई भी चीज़ का रिसर्च किया गया उसका टेस्टिंग करना। दूसरा, कोई क्लेम कर रहा है कि ठीक है, कोई किसी भी तरीके का क्लेम अगर किया गया है, क्लेम के बारे में, क्लेम का हाइपोथेसिस टेस्ट करना। और तीसरा है डिसीजन मेकिंग सिचुएशन को हाइपोथेसिस करना। अब देख, मेरा एक छोटा सा रिकमेंडेशन है बच्चों, अभी वन शॉट में ज़्यादा डिटेल में इसको घुस के मैं प्रैक्टिकली समझा नहीं पाऊंगा, तो एक बार अगर थोड़ा सा टाइम मिले, सीखने का मन हो, तो एक बार जाके इसका ना डिटेल लेक्चर 1 सैम्पल टेस्ट का ज़रूर देखना। हालांकि मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ इसमें। देखो यहाँ पर रिसर्च का पेपर में आते हैं। देखो सबसे पहला केस आएगा रिसर्च। इन दिस कैटेगरी एच ए का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट रिसर्च हाइपोथेसिस इज ट्रू। यहाँ पर हम लोग एच ए पहले ड्राफ्ट करेंगे और एच ओ को बाद में ड्राफ्ट करेंगे। हम लोग जैसे क्वेश्चन में कभी आएगा ना, कोई रिसर्च का क्वेश्चन आए कि एक ऐसा टाइप का रिसर्च हुआ है कि यहाँ पर इतना सोना मिलेगा, ठीक है, तो ये जो रिसर्च का जो निकला ना अपना रिजल्ट, तो हम लोग क्या मानेंगे? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे कि जो रिसर्च पेपर बोल रहा है, जो रिसर्चर साइंटिस्ट बोल रहे वही सही है। ठीक है, तो आप उसको बनाएंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। सर ये कैसे समझ में आएगा? बेटा अभी समझ में नहीं आएगा, अभी इसके जो क्वेश्चंस करेंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा। इस कैटेगरी को बस समझ लो, कैटेगरी समझाना मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। कैटेगरी समझ जाओगे, क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। ये थ्योरी लगेगा अभी, तो अभी पगलाना मत, ठीक है? ओके, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये केस है, ये है थोड़ा अलग सा केस। रिसर्च के केस में, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के केस में ध्यान देना, जो भी रिसर्च का रिजल्ट बोल रहा है उसको तुम बनाओगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो एच ए का मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट रिसर्च का हाइपोथेसिस इज ट्रू। बस इस केस में ना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को इज्जत मिलता है, उसके अलावा भैया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का कोई इज्जत नहीं है। दोनों केस अभी जो आप पढ़ेंगे वहां पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का कोई इज्जत नहीं है। चलो देखते हैं कैसे। दूसरा क्वेश्चन आएगा क्लेम का। किसी ने कुछ क्लेम कर दिया कि उसने ऐसा कुछ ऐसा चीज़ बना दिया है जो कि हवा में उड़ सकता है। ठीक है, तो कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि उसने कुछ ऐसा बनाया है कि वो हवा में उड़ सकता है, या उसने ऐसा कोई गाड़ी बना दिया है जो कि प्लेन के स्पीड से चल सकता है। तो वो जो क्लेम कर रहा है उस क्लेम को हम लोग इस बार बनाते हैं क्या? उस क्लेम को हम लोग बनाते हैं नल हाइपोथेसिस। इन द केसेस ऑफ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग क्लेम्स, हम लोग देखेंगे आगे, एच ओ का मतलब नल हाइपोथेसिस विल बी बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द क्लेम इज ट्रू। तो जो भी अपना इस बार आप पहले नल हाइपोथेसिस बनाओगे और यहाँ पर उसी को मानोगे कि जो भी क्लेम किया जा रहा है ना वही क्लेम सही है, वो बनेगा मेरा नल हाइपोथेसिस। सर ऐसा क्वेश्चन समझ में कैसा आएगा? जब क्वेश्चन आप करोगे मैं बताते जाऊंगा, ये क्लेम का क्वेश्चन है, रिसर्च का क्वेश्चन है कि डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस बनाने का केस आपको यहाँ से लेना है। ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का केस है, सिर्फ ये कहाँ इन्वॉल्व होता है? रिसर्च में। याद रखना, क्लेम में और इसके आगे वाला डिसीजन मेकिंग में सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को इज्जत दिया जाता है, पहले वाले केस में सिर्फ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग नल हाइपोथेसिस, इसको जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उसको सही मान के बनाएंगे। थर्ड है डिसीजन मेकिंग। इन दिस केस ऑल्सो द नल हाइपोथेसिस विल बी बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉट। एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉट मतलब
यहाँ भी तुम बनाओगे। सपोज करो आपने चाइना से ना कुछ इंपोर्ट कर लिया, क्या इंपोर्ट करे, कुछ भी इंपोर्ट करते, मान लो बॉटल है ना, पानी का बॉटल, सपोज करो। लो मेरे पास एक पानी का बॉटल है, इस पानी का बॉटल का ना बेटा बॉटल अलग बन रहा है और ये जो उसका ऊपर वाला ढक्कन है ये अलग बन रहा है। तो ये बॉटल ना मैं इंडिया में बनाता हूँ, ये ढक्कन मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये ना आ गया है चाइना से बन के, इसका एक फिक्स्ड डायमीटर होना चाहिए था। सपोज डायमीटर कितना दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मेरे जो इंपोर्ट हो रहा है तो उसका भी डायमीटर कितना होना चाहिए, 5। क्योंकि अगर ये 5 का 6 हो गया तो मेरे बॉटल में ये फिट होगा नहीं, और अगर 5 का 4 हो गया तो भी ये मेरे बॉटल में फिट होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप डिसीजन लोगे, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, तो जब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉस। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 थ्योरी केसेस है, एकदम दिमाग मत खराब करो। जो क्वेश्चंस अभी आप देखोगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सिर्फ इसी के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, सिर्फ इसी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ना इसको डिटेल वीडियो से थोड़ा कवर कर लेना है, 2-4 क्वेश्चन और करना, हालांकि 2-4 क्वेश्चन हम अभी लगाने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर दिमाग खराब हो गया बाद में पढ़ लेना, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद ये सब देखना अभी भूल जाओ अगर कंफ्यूजिंग लगा तो। अच्छा ठीक है सर, आइए अब यहाँ पर आओ, देखो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन टेक 3 फॉर्म्स। इस 3 फॉर्म से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते थे पहले आते थे, अब नहीं आते। मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर फॉर्म है, देख एक इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर ये म्यू का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। यहाँ पर म्यू का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मीन। और ये म्यू ज़ीरो का मतलब होता है जो सैंपल का मीन तुम ले रहे हो, ठीक है। तो सैंपल का मीन को एक्स बार करके नहीं दिखा के म्यू जीरो करके दिखाया जा रहा है। तो एक केस है ये, एक केस है ये, तीसरा केस है ये। अपन को पता है क्या, बस जानने से मतलब है, ये जो पहला 2 केस है, ये जो पहला 2 केस है इसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट, वन टेल्ड टेस्ट, ठीक है। और ये वालों को बोलते हैं 2 टेल। बस इसका फॉर्म याद रखो, ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है तो एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में पूछ सकता है, या तो असर्शन रीजनिंग में पूछ सकता है, उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। बस इन दोनों का फॉर्म याद रखो, जहाँ पे इक्वालिटी ग्रेटर दैन लेस देन का साइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं वन टेल टेस्ट, जहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू का साइन होगा उसको बोलते हैं टू टेल टेस्ट। उससे ज़्यादा आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, एक बार नोटिस करो पैटर्न में कि जब भी हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, वहाँ हमेशा इक्वालिटी का साइन आपको हमेशा दिखेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे इक्वालिटी का साइन दिख रहा होगा इस जगह पे, तो यहाँ पर आप इक्वालिटी का साइन देख पाओगे। यहाँ पे भी आ जाओ, देखो इक्वालिटी का साइन यहाँ दिखेगा। यहाँ तो 100% पूरा साइन ही इक्वल्स टू का होता है। तो जब भी नल हाइपोथेसिस, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है, इसको आप पकड़ के रखना कि जब भी नल हाइपोथेसिस बनता है उसमें इक्वालिटी का साइन ज़रूर होता है और आपको उसको मेंटेन करना है। सर पूरा दिमाग का दही हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ, बस अभी थ्योरी खत्म करते हैं, क्वेश्चन पे आता है तुरंत तुम समझ जाओगे, ज़्यादा लोड मत लो। मुझे थ्योरी कवर करना पड़ रहा है, ये बहुत बोरिंग बट फिर भी थोड़ा सा ज़रूरी है। ये सब थ्योरी क्वेश्चंस में आते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर ना आपसे पूछेगा टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, जल्दी से कवर करेंगे इसको। सबसे पहले अपने ना जो नल हाइपोथेसिस बनाया था, नल हाइपोथेसिस हमारा सही था, ठीक है। तो केस यहाँ पर कॉलम में दिया हुआ नल हाइपोथेसिस सही था, दूसरा में दिया हुआ है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही था। बेटा सर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता बच्चों, थ्योरी क्वेश्चन है, बस समझ लो इसका थ्योरी क्या है। एक है केस बोल रहा है ये वाला कि मैंने जो बनाया था नल हाइपोथेसिस वो सही था, दूसरा बोल रहा क्या बोलेगा, नहीं नल सही नहीं था, तो कौन सही होगा, ऑल्टरनेट वाला सही होगा। अब देख हुआ क्या, फर्स्ट केस में आते हैं, केस नंबर 1। यहां पर अपने सामने कौन सा सही था, नल हाइपोथेसिस। तुमने एक्सेप्ट भी किसको कर लिया, नल हाइपोथेसिस। बोलो सही किया कि गलत किया, तो आप बोलेंगे सर नल हाइपोथेसिस सही था, एक्सेप्ट भी किया है नल हाइपोथेसिस को, तो सही काम किया है, दैट्स मीन करेक्ट आंसर, दैट्स मीन इट इज गुड। तो आपने ये जो कंक्लूजन बनाया वो करेक्ट कंक्लूजन बनाया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कांड कब हो जाएगा, मैटर कब हो जाएगा, ध्यान से सुनो। नल हाइपोथेसिस सही था, ठीक है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ओके गुड जॉब, नल हाइपोथेसिस सही था। गलती से तुमने क्या कर दिया बेटा, नल हाइपोथेसिस सही था लेकिन तुमने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, तो तुमने सही किया कि गलत किया, गलत कर दिया। इस गलती को क्या बोलोगे, इस गलती को एक नाम देते हैं, क्या नाम देंगे इसको, इसको नाम देंगे हम लोग टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर के बारे में आपसे कभी पूछ दे बेटा, तो टाइप 1 एरर क्या होता है, जब आपके सिचुएशन में नल हाइपोथेसिस सही होते हुए तुम उसको रिजेक्ट कर दो, तो वो एरर कहलाएगा टाइप 1 के एरर। तो सर टाइप 2 क्या होता है, आओ देखते हैं दूसरे केस में। केस नंबर 2 में आते हैं दोस्तों। केस नंबर 2 कहता है नल हाइपोथेसिस गलत है, तो कौन सही है,
सही है इस बार ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है, लेकिन तुमने गलती से क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया किसको, ऑल्टरनेट की जगह पर तुमने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को। तुमने सही काम किया कि गलत किया, तुमसे गलती हो गई। किसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, जो सही है। अरे जो सही है उसी को एक्सेप्ट, जिंदगी ऐसे ही जीते हैं कि नहीं, जो सही है वो नहीं करेंगे तो जिंदगी में बैंड बजता है कि नहीं, जिंदगी बजाती है कि नहीं, बिल्कुल। तो जो सही है उसको तुम उसको चूज नहीं करके उसको रिजेक्ट कर दोगे तो बजाएगी लाइफ, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर इस बार ऑल्टरनेट वाला सही था, एक्सेप्ट किसको कर लिया, नल को, तो बेटा गलती हुआ, इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही था, यस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही था। एक्स रिजेक्ट किया है किसको, किसको किया है, किसको रिजेक्ट किया है, यहाँ पर हम लोगों ने रिजेक्ट किया है नल को। तो एक बात बता, नल को रिजेक्ट करेगा तो एक्सेप्ट किसको करेगा, ऑल्टरनेट को। तो यहाँ पर ना लैंग्वेज वैसा नहीं लिखा होता कि आप एक्सेप्ट करेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्यों, हम लोग हमेशा हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब करते हैं किसको वैल्यू मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिलता है नल हाइपोथेसिस को। किसको वैल्यू मिलता है, नल हाइपोथेसिस को। अगर आप ये भूल गए हो तो मैं आपको एक बार फिर से वो लाइन याद दिला दूं कि हम लोग टी टेस्ट करते ही किसके लिए हैं, इज्जत किसका है, नल हाइपोथेसिस। इसी को या तो एक्सेप्ट या तो इसको रिजेक्ट। इसीलिए जो भी आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिख रहा है बेटा, यहाँ पर इस लैंग्वेज में आपको कभी भी नहीं दिखेगा, कहाँ गया, इस लैंग्वेज में आपको कभी भी नहीं दिखेगा यहाँ पर एक्सेप्ट एच ए, एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्योंकि टी टेस्ट होता ही है या तो एक्सेप्ट करो नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट करो नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो आप लोग टाइप 1 टाइप 2 एरर, सर क्या इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नहीं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, बस ये थ्योरी है, यहाँ तक ओके है बेटा, काम तमाम। अब आते हैं हम लोग उस चीज़ में बच्चों जहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आओ, क्या है वन सैंपल टी टेस्ट के बारे में, 3 स्टेप है बच्चों, 3 स्टेप में आप वन सैंपल टी टेस्ट को सॉल्व करोगे। वी परफॉर्म टी टेस्ट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एच ओ, ये बात हमें पता है, हम लोग या तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले डिफाइन कीजिए, सबसे पहला काम क्या है, डिफाइन नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब बेटा ध्यान दे, अभी मैं आपको ऐसा चीज बताने वाला हूं जो तुम वो इसके पहले सीखा था ना, क्लेम सीखा था, रिसर्च देखा था, डिसीजन मेकिंग देखा था, सब गया भूल। अगर आप एग्जाम में सब भी भूल जाते हैं, पता है एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, इस ट्रिक को समझना, एंड दिस ट्रिक इज अ लैंग्वेज ट्रिक। ये इंग्लिश लिटरेचर का लैंग्वेज ट्रिक है बच्चों। क्या ट्रिक है, ध्यान से देखो। नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, पॉपुलेशन और सैंपल दोनों सेम होगा, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दोनों सेम होगा। बस इसी चीज को लिख दो तुम यहाँ पे। क्या लिखना है, नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। यही लिखा था ना रे, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। तो पॉपुलेशन का जो मीन है और सैंपल का जो मीन है दोनों बराबर है, ठीक। ये किसका बनाया आपने, नल हाइपोथेसिस। क्या ये चीज़ तुमने पढ़ा था पहले भी, बिल्कुल। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बेटा ऐसे आंसर लिखते हैं, मार्क्स मिल जाता है, इसमें भी टेंशन मत लो। तो ये बना लिया। तो ऑल्टरनेट क्या होगा, ऑल्टरनेट बोलता था नहीं भैया दोनों सेम नहीं होते, दोनों सेम नहीं होते, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। अगर तुम क्लेम का क्वेश्चन आ जाए, हालांकि मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, आप उसको समझना भी, कुछ समझ में नहीं आए आपको, सबसे पहला काम क्वेश्चन में क्या करना होता है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना होता है बच्चों, या बना दीजिए। सबसे पहला काम आप करेंगे, आप इन दोनों हाइपोथेसिस को लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका सबसे पहला स्टेप डिसाइड हो गया, हाइपोथेसिस आपने बना लिया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, अजम्पशन बना लिया आपने। आगे क्या करना है, सेकंड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपको ना टी का वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक टी। अब देख, तुम्हारे सिलेबस में पहले जब ये टॉपिक था ना, तो उस समय कुछ 2 अलग अलग टाइप के फॉर्मूला चल रहा होता था, 2 अलग अलग टाइप के फॉर्मूला चल रहा होता था। एक चल रहा होता था बेटा ये, दूसरा चल रहा होता था ये वाला केस पता है कब चल रहा होता था, जब आपका सैंपल का साइज 30 या 30 से छोटा होता था, तब हम लोग ना बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगाया करते थे। लेकिन अभी पास्ट के जो सीबीएसई के क्वेश्चंस और जो मॉडल आंसर्स निकला है, पीवाईक्यूज का आंसर निकला है, सैंपल पेपर का आंसर निकला है ना बच्चों, पता है सीबीएसई ने क्या किया है, इस केस को कंसिडर करना छोड़ ही दिया पूरा। तो और हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों फार्मूला में सब चीज़ सेम है, बस एक चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे n दिया हुआ है, यहाँ पे n-1 दिया हुआ है, बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा इसकी वजह से। एक तो n है, n-1 है, और उसका भी स्क्वायर रूट, तो डिफरेंस बहुत छोटा आता है, बट फॉर्मूला में पहले मार्क्स कट जाया करता था। अब सीबीएसई ने ना इस फॉर्मूला को पूरा ही इग्नोर कर दिया बेटा। तो आप भी ना अपने दिमाग से ये वाले फॉर्मूला को एकदम निकाल दीजिए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, इसको पूरा भूल जाओ। तो सिर्फ याद किसको रखोगे आप, सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखेंगे,
फॉर्मूला क्या है, टी का वैल्यू कैसे निकलता है, सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। एस क्या चीज़ को डिनोट करता है, एस डिनोट करता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। एन क्या चीज़ को डिनोट करता है, सैंपल के साइज को। तो बस तेरे को ना ये टी निकालने आना चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको बस और बस टी निकालने आना चाहिए। टी का वैल्यू अगर निकल गया, आधा काम आपका खत्म हो जाता है। टी निकालने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ, और यही आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखो। आपको टी निकालने के लिए सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उस फॉर्मूला को भूल जाओ, गोली मारो, वो खत्म हो चुका है। आपको डायरेक्टली इसको एग्जाम में यूज़ करना है। 4 चीज़ें को मतलब क्या है, सबसे पहला एक्स 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 बार बोलता है ये क्या है, सैंपल का मीन। यहाँ पर जो म्यू है, म्यू क्या है, पॉपुलेशन का मीन। टेंशन मत लेना, क्वेश्चन में दिया रहेगा। एन क्या है, एन डिनोट करता है सैंपल का साइज, ठीक है। लास्ट में ये जो एस है या फिर ये है, एस है या तो ये है, ये क्या डिनोट करेगा, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसको डिनोट करता है। चारों का चारों चीज़ बेटा आपको पेपर के क्वेश्चन में पेपर के क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको उसके टी का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे आपको टी का वैल्यू मिला, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आपको पहुंच जाना है लास्ट पड़ाव पे, ठीक है। क्या है लास्ट पड़ाव, ध्यान से देखो। लास्ट पड़ाव, वी हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ टी का मॉडुलस वैल्यू। तो टी तुमने जो इसके पहले निकाला ना, ये टी का ना प्लस में भी वैल्यू आ सकता है, इसका माइनस में भी वैल्यू आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आपका टी का आता है, इट कैन बी इन प्लस, इट कैन बी इन माइनस, जो भी होगा तुम्हें इसका क्या उठा लेना है, तुम्हें उठा लेना है इसका मॉडुलस वैल्यू। तो आपको यहाँ पे ना टी का मॉडुलस निकालना है, ठीक। निकाल लिया टी का मॉडुलस, ठीक। अब क्या चेक करना है, टी का मॉडुलस यहाँ भी और टी का मॉडुलस यहाँ भी। अगर टी का मॉडुलस इज लेस देन दिस वैल्यू, ये क्या है मैं भी बताऊंगा। अगर टी का वैल्यू इज लेस देन दिस नंबर, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। क्या कर लेंगे आप, एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस। टी निकाला था, टी का मॉडुलस निकाला, मॉडुलस का वैल्यू अगर इस नंबर से, ये क्या है अभी बताते, इससे छोटा आया तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक। इसका उल्टा केस क्या होगा बेटा, टी का मॉडुलस वैल्यू इससे या तो बड़ा हो जाएगा या तो इसके इक्वल टू हो जाएगा। यही 2 केस पॉसिबल है, वो है छोटा, ये है बड़ा, या तो इक्वल टू। अगर ऐसा हुआ, यहां अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहां पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और टी टेस्ट क्या करते हैं, हम लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस से कोई लेना देना है ही नहीं दोस्तों। हमें किससे लेना देना है, हमें लेना देना है आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट। एक्सेप्ट कब करोगे, जब इससे छोटा होगा। रिजेक्ट कब करोगे, जब वो से बड़ा हो जाए या उसके बराबर आ जाए, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। अब यहां पे ध्यान से सुनो, जब एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर देते हो तब लिखोगे क्या। एक्सेप्ट जब करोगे तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या एक्सेप्ट किया है, नल हाइपोथेसिस सही है। तो नल हाइपोथेसिस बोलता क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। क्या बोलता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो आपने अगर एक्सेप्ट किया तो आप आंसर फाइनल क्या करेंगे, दिस मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन का मीन दैट इज म्यू एंड सैंपल का मीन दैट इज एक्स बार। ये है लास्ट का फिनिशिंग लाइन। इस क्वेश्चन में ना जब आप देखेंगे मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई, हर स्टेप पे आधा नंबर, एक नंबर, आधा नंबर, एक नंबर मिलता है। तो आपको ना ये चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पर आप पक्का कर लोगे। पता है बहुत लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं बच्चे, जब वो हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं ना, एचओ और एचए को डिफाइन करते हैं, वहाँ पे कभी कभी किसी का आधा नंबर कट हो जाता है, एक नंबर कट हो जाता है। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, कुछ बुझाए नहीं, एग्जाम में बाउंसर लगे, सीधे लिख दो एच ओ का मतलब क्या है, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। एच ए का मतलब क्या है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन, देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन। ये लिख के बना दो, आधा नंबर एक नंबर कटा, अगर बहुत टफ आपको लग रहा है तो। बाकी ये सब काम ठीक से कर दो बच्चा, 4 में से 3.5 नंबर मिल जाना आपको, ठीक है। तो अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो तुम बोलोगे देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस को, अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है तो एक्सेप्ट किसको किया होगा, ऑल्टरनेट वाले को। तो ऑल्टरनेट वाला क्या बोलता है, देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो आप लिखेंगे दिस मीन्स देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन का मीन एंड स्टैंडर्ड एंड सैंपल का मीन। अब देख, यहां पर सब कुछ आपने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो वैल्यू है बेटा, ये है क्या, ये जो लिखा हुआ ना टी डी एफ अल्फा, इसका मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन में ना आपको 2 चीज़ों के बारे में बहुत फोकस करना है। वो 2 चीज़ें क्या हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब भी आपको ना एक टी का वैल्यू, टी
टी का भी एक टेबल बनता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना एग्जाम में, उसका वैल्यू दिया रहेगा। देखो यहाँ पर आपको दिया रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बगल में दिया हुआ रहता है अल्फा का वैल्यू। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डीएफ। और दिस इज अल्फा, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप ध्यान से देखो, अल्फा क्वेश्चन में दिया रहेगा 5%, 10%, 15%, 20%, तुमको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। डीएफ कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है जो भी सैंपल का साइज है ना बेटा, उसमें से 1 माइनस करके। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में भी आ रखा है पास्ट में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू निकालते कैसे हैं, n-1। n क्या है, सैंपल का साइज। जब 1 सैंपल टी टेस्ट होता है, जब एक सैंपल की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे निकालते हो। पता है एक बार अभी सीबीएसई से थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इस साल का जो सैंपल पेपर है ना, उसमें 2 सैंपल टी टेस्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा आपसे, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा जब हम लोग सैंपल पेपर वाला सीरीज कर रहे होंगे। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आंसर निकलता है जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वन सैंपल टी टेस्ट। तुम्हारे सिलेबस में क्या है, तुम्हारे सिलेबस में यही है, लेकिन गलती से आपके इस बार का जो सैंपल पेपर है ना 2026 वाला, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया है किसका पता है, 2 सैंपल का, ठीक है। आपसे पूछ लिया इस बार 2 सैंपल टी टेस्ट के बारे में, ठीक है। गलती से, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम में बहुत छोटा सा तुच्चा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा वैल्यू है। तो कैसे निकालते हैं, देख, जब यहाँ पे सैंपल 1 था तो आप उसमें से माइनस करते थे। अब सैंपल 2 होगा, पहले वाले सैंपल में होगा, हो सकता है n1, दूसरे को आप डिनोट करते हो n2 से। ये है अपना सैंपल साइज। जब सैंपल 1 होता था तो आप माइनस करते थे 1, जब सैंपल 2 होगा बच्चों तो माइनस कर दो 2, बस बात है सिंपल। 3 होता, हालांकि 3 पढ़ना नहीं है, 2 ही तक है। एक सैंपल है तो उसमें से सैंपल के साइज में से -1 कर देना। 2 सैंपल हैं, इन दोनों को ऐड करना, क्योंकि 2 है इस बार तो माइनस क्या करोगे 2, इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है। क्वेश्चन में अपन देखेंगे। तो ये है बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू। यहाँ पर ये जो आप पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको क्वेश्चन में इसका पूरा वैल्यू चिपका के दिया रहेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसको बस यूज करना है इसके वैल्यू को, और कुछ बात है नहीं। बस यही है टी टेस्ट का क्वेश्चन, इसका काम यहाँ पे तमाम हो जाता है, ठीक। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ टी टेस्ट वाला जो वैल्यू है वो आपने अच्छे से समझा है अभी तक। और समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि आप इसका क्वेश्चन को अभी हम लोग जो लगाएंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो काम आपका तमाम है, ठीक है। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। आ जाओ बच्चों, देखो यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है, टी टेस्टिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन। तो एक पैकिंग मशीन में बहुत सारा कार्टून बन रहा होगा, उसमें से आपने कितना रैंडम सैंपल निकाला है, सिर्फ और सिर्फ n। तो यहाँ पर n का वैल्यू अपने को मिल गया 10, ठीक है। 10 कार्टन निकाला है, रैंडमली निकाला आपने, सैंपल का साइज 10 हो गया। आगे बोल रहा है द मीन नेट वेट, द मीन नेट वेट ऑफ द 10 कार्टन इज 11.8 kg। तो यहाँ पर ये जो 10 कार्टन आपने सेलेक्ट किया, तो 10 सैंपल है कि पॉपुलेशन है, तो आप बोलोगे सर एक बहुत बड़ा पैकिंग मशीन में बहुत सारा डब्बा बन रहा होगा, उसमें सिर्फ 10 कार्टन को सेलेक्ट किया गया है, तो 10 मेरा सैंपल है, ठीक है। 10 मेरा क्या है, 10 मेरा सैंपल है। अब उसका मीन दिया हुआ है, मतलब सैंपल का मीन दे रखा है यहाँ पे 11.8 kg। ओके जी, आगे चलते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.15। चलो बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपने को दे रखा है, दिस इज 0.15 kg। आगे देखो, आपसे पूछ रहा है बताइए, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। आगे आपसे पूछ रहा है बताओ मेरे को, क्या बताओ, डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडेड मीन ऑफ 12 kg। पता है ये जो 12 kg दे रखा है ना, पता है ये 12 kg है क्या, 12 kg है बेटा ओवरऑल पॉपुलेशन का मीन। ये 12 kg क्या है, ये है पॉपुलेशन का मीन। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि ओवरऑल जो पैकिंग होना चाहिए ना कार्टून का, कार्टून 12 kg का होना चाहिए, लेकिन आपने ना 10 कार्टून उठाया और 10 कार्टून का जब वेट निकाला एवरेज, तो वो एवरेज वेट कितना निकल के आया, 11.8। आना कितना चाहिए था, 12। बताओ 11.8 और 12 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, आपको ये पता करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग अब यही काम करेंगे, टी टेस्ट लगा के इसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं वो पता लगाएंगे।
चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने एक चीज़ जो बताया था, टी का वैल्यू अपने को यहाँ पे दिया रहता है। देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था, गलती से मिस हो गया यहाँ लाने में, तो अभी अपन ने उसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर अपने को ये क्या दिया हुआ है, देख, ये 9 क्या होता है, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बगल में होता है अल्फा लेवल, दैट इज द इंटरवल, तो 5% कॉन्फिडेंस लेवल पे हमें चाहिए। डीएफ कैसे निकलता है बच्चों, निकलता है n-1। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 10 है, -1 करोगे तो आंसर क्या आया, 9। बेटा यही 9 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज होना मत, आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं, आपसे बस फॉर्मूला पूछेगा, तो n-1 करके आप निकाल दोगे। ये सारी चीज़ें दे रखी है, आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। तो चल भैया हम लोग एच ओ और एच ए सेटअप कर लेते। सबसे पहला काम, एच ए क्या बोलता है, एच ओ और एच ए क्या बोलता है, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देर इज नो, इसका पूरा लिखना मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन का मीन, एंड पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, तो एचओ क्या बोलता था, नल हाइपोथेसिस, कि भैया उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बराबर हो गए। ऑल्टरनेट क्या बोलता है, नहीं, इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे, स्टेप 1 जो इन्वॉल्व करना है आपको ना बेटा, हाइपोथेसिस बिल्ड कर लेना है। तो आपने हाइपोथेसिस जैसा हमने सीखा था, आपने लिखना सीखा, उसको बिल्ड किया। चलो सेकंड काम करना है, दिस इज स्टेप नंबर 1 कि आपने हाइपोथेसिस बिल्ड कर लिया। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, आप क्या करोगे, टी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अभी मैं लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिखना मत एग्जाम में, प्रेजेंटेशन में, बट अभी देख लो निकालते हैं टी का वैल्यू। फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट एन। चलो भैया एक एक करके वैल्यू देखो, 11.8 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन कितना है, सॉरी मीन ऑफ द पॉपुलेशन कितना है, 12, डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ना कितने का, 0.15 kg, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है रूट एन, एन का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर आप लिख दोगे रूट 10। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, दिस इज 2, तो ये हो जाएगा 12.2 माइनस में यहाँ पे 0.15, रूट 10 चला जाएगा ऊपर, रूट 10 गया ऊपर। इसका वैल्यू आ रहा है दोस्तों 4.216 नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्टेप नंबर 1 आपने बनाया था। स्टेप नंबर 2 हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे टी का वैल्यू जो निकालना था, टी का वैल्यू आपने निकाल लिया। थर्ड केस कंपेयर करेंगे अब हम लोग इसको। चलो थर्ड स्टेप में आते हैं, थर्ड स्टेप में कंपेयर करोगे, 3 ही स्टेप होता है बेटा, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो आओ, मॉडुलस ऑफ टी अगर आप लिखोगे तो मॉडुलस ऑफ -4.216, तो बेटा ये कितना आएगा 4.216। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, ये जो नंबर है 4.216 ये बड़ा है कि छोटा है, यहाँ पे जो आपको टी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। तो बेटा इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो साफ साफ आप बोल सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप बोलेंगे 4.216 इज ग्रेटर दैन, ऊपर में दिया हुआ है 2.26, तो इसी चीज़ को आप बस लिखोगे कि बताओ अब ये मॉडुलस टी बड़ा है कि छोटा है। तो आप बोलेंगे मॉडुलस टी इज़ ग्रेटर दैन, वहाँ पे वैल्यू दिखा हुआ है टी, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9.05। तो बताइए दोस्तों, जब मॉडुलस टी छोटा होता था तो आप एक्सेप्ट करते थे नल हाइपोथेसिस को, मॉडुलस टी जब बड़ा हो जाए या बराबर आ जाए इसके वैल्यू से, तो आप रिजेक्ट करते थे नल हाइपोथेसिस को। यहाँ पे बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। किसको रिजेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो आओ बेटा अब हम लोग इसके बाद, आंसर हमारा हो चुका है, 3 स्टेप में आंसर निकलता है, तीनों स्टेप आपने बराबर बनाया। अब यहाँ पर सिंपल लिखेंगे कि हम लोग हेंस वी रिजेक्ट, हेंस वी रिजेक्ट HO। अगर HO को रिजेक्ट कर दिया तो एक्सेप्ट किसको करोगे,
एक्सेप्ट करोगे HA को, ठीक है। आपने रिजेक्ट किया, किसको किया है, नल हाइपोथेसिस को, तो एक्सेप्ट किसको किया है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। आ जाओ भैया यहाँ पे चेक कर लो कि यहाँ पर अपने पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस था क्या, ये था देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये स्टेटमेंट को आपने एक्सेप्ट किया है, तो ये स्टेटमेंट अब आपके लिए सही हो गया है। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, hence there is significant difference between देखो भैया क्या पूछा था, डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडेड मीन। आप बोलेंगे यस देयर इज सिग्निफिकेंट बिटवीन सैंपल मीन एंड, यहाँ पे लिखा था इंटेंडेड मीन, तो इंटेंडेड मीन की जगह आप लिख देते हैं पॉपुलेशन मीन भी लिख सकते हो, एंड पॉपुलेशन मीन। यहाँ पे जाके बेटा आपका ये क्वेश्चन होता है खत्म। और खास बात बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, देखो मज़ा आ जाएगा देखकर। ये इतना आसान सा क्वेश्चन जो आपको टी टेस्ट का आपने बनाया बेटा, ये CBSE का PYQ है दोस्तों। दिस इज CBSE 2022 का क्वेश्चन है, और ये बच्चों PYQ लिया है, तो PYQ का क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर रहे हो। आपको टी टेस्ट निकालने में सिर्फ 3 स्टेप को, पहले जब कुछ समझ में ना आए, जिंदगी अंधेरा लगे, सर वो क्लेम का क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है, हालांकि आपको उसके वैरायटी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना वैरायटी के आप उसको समझ नहीं सकते हो। तो वैरायटी प्रैक्टिस कर लीजिए, 4-5 क्वेश्चन का डिटेल वीडियो में पूरा मिल जाएगा। अच्छा, जब आप डिटेल वीडियोस देखोगे ना, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे N-1 यूज़ किया होगा, क्योंकि 2 साल पहले का वीडियो है वो, तो उसमें N-1 उस समय रिलेवेंट था। अब CBSE ने क्वैश कर दिया, N-1 नहीं, तेरे को डायरेक्टली N यूज़ करना। तो जहाँ जहाँ आपको N-1 दिखेगा, वहाँ वहाँ तुम N-1 यूज़ ना करके सिर्फ N यूज़ करना, ठीक है। बस उतनी सी बात है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। पहला स्टेप में ये डिफाइन करो, सेकेंड स्टेप में टी का वैल्यू निकालो, थर्ड में देखो उसका मॉडुलस बड़ा है छोटा है, अगर बड़ा आ गया तो रिजेक्ट कर देंगे एचओ को, छोटा आ गया एक्सेप्ट कर लेंगे एचओ को, और जो भी रिजेक्ट कर रहे हो, जिसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, फाइनल आंसर लिखते समय उसके बारे में थोड़ा ज्ञान आप दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म है बच्चों। टी टेस्ट का क्वेश्चन आसान होता है अगर आपको उसका लैंग्वेज समझ में आता है, और इट इज़ मोर अबाउट लैंग्वेज। स्टेप अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही स्टेप है, 3 से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। ओके सर, तो चलिए अगली क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, यहाँ पे बोल रहा है द मीन वीकली सेल्स ऑफ अ 4-व्हीलर कंपनी वर 50 यूनिट्स पर एजेंसी इन 20 एजेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पर 20 एजेंसीज का यहाँ पर इन्होंने डेटा लिया है, और 20 एजेंसी का डेटा में तो सैंपल का साइज सबसे पहले निकाल लेते हो बच्चों। सैंपल कितने एजेंसी को लिया गया है, 20 लिया गया है। अभी उसका जो यहाँ पे मीन आ रहा है, सेल्स आ रहा है, वो आ रहा है 50 यूनिट, ठीक है। चलो 50 यूनिट अभी पकड़ के चलते हैं, आगे देखो और क्या इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, तो कंपनी को लगा कि ये जो सेल्स है, ये 50 यूनिट का जो एवरेज सेल आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा शोरूम, बाकी शोरूम में भी यही सेल आ रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजिंग कराया, हो सकता है किसी एक्टर को ले लिया हो, दीपिका पादुकोण जी को, शाहरुख खान साहब को, किसी को भी ले लिया होगा। तो एडवर्टीजमेंट कराने के बाद कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, उसका सेल्स बढ़े कि उसका सेल्स और गिर जाए। तो ऑब्वियस ये बात है सर, सेल्स बढ़ना चाहिए। तो देखिए इन्होंने ऐड कराया, उसके बाद क्या हुआ एडवर्टीजमेंट के बाद, द मीन वीकली सेल्स इंक्रीज भाई, ओहो कितना इंक्रीज हो गया, 55 यूनिट्स हो गया पर एजेंसी विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू अपने को दे रखा है, दिस इज 10 यूनिट। अब देखो यहाँ पे हमारा जो नया वाला डेटा है, नया वाला जो सेल्स है, वो हो गया है 55। अब देख बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान से, एडवर्टाइजिंग कराने के बाद का जो मेरा मीन एवरेज सेल है वो 55 का है। एडवर्टाइजिंग के पहले जो है वो मेरा 50 गाड़ियाँ बिकती थी। अब यहाँ पर तुमको क्या पकड़ के चलना है, जब एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा लेके चलेंगे कि जो सैंपल का साइज़ है, सैंपल का जो मीन है और जो मेरा पॉपुलेशन का मीन है, आप हमेशा एडवर्टाइजिंग से पहले वाले को ना पॉपुलेशन का मीन अज्यूम करेंगे। क्यों, एडवर्टाइजिंग से पहले वाला जो मीन आप ले रहे हैं, मान के चलेंगे ये पूरा का पूरा शोरूम्स में वही चल रहा होगा। एडवर्टाइजिंग कराने के बाद अब हमारा सेल बढ़ चुका है, कितना जा चुका है, 55। तो ये मेरा सैंपल जो आपने लिया है उसको आप ले लेंगे यहाँ पर 55 का एवरेज, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पे आप ले लिया। चलो, तो एडवर्टाइजिंग वाले क्वेश्चन में जो भी आपका सेल्स निकल के आएगा, कहाँ पे निकल के आएगा, जो एडवर्टाइजमेंट के बाद सेल्स आएगा, तो आप उसको मान के चले ये मेरा सैंपल का सेल है, और उसके पहले जो दिया हुआ था 50, ये पूरे इंडिया भर का, पूरे देश भर के उस स्टोर का सेल होगा। तो उसको आप क्या मान के चल रहे हो, पॉपुलेशन का मीन। तो आपने म्यू यहाँ पे डाला 50, सारा डेटा आपके सामने मौजूद है। आ जाओ, सबसे पहला हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, उसको सेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस।
और दूसरा आप डालेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है बेटा? नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब यहाँ पर अगर आप बोलो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे? ये दोनों बराबर है। इन अदर वर्ड्स आप इसको क्या बोलते हो? ये दोनों बराबर है। तो जब आप लोग ये दोनों को बराबर बोल रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आए, जब आपको कुछ समझ में नहीं आए कि आप कैसे उसका हाइपोथेसिस बिल्ड करोगे, तुम ना सिंपल से ये वाले स्टेटमेंट को चिपका देना। इससे चिपकाने से आपका आधा से ज्यादा काम आसान हो जाता है। देखो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है बेटा, वो पॉपुलेशन का मीन कितना है? पॉपुलेशन का मीन है सैंपल के मीन के बराबर। तो पॉपुलेशन का मीन हमारा आएगा 50। अभी सेकेंड केस में आते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब एक बात बता कि जो अभी हमने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग करने के बाद मेरा सेल्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमें क्या चेक करना है? कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है आपको चेक करना है, आपको टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? वेदर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज सक्सेसफुल और नॉट। आपको बताना है बेटा कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो आपने खर्च किया, पैसा लगाया, वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। सक्सेसफुल कैसे मानोगे बताओ? सक्सेसफुल तब मानोगे तुम्हारा सेल्स बढ़ जाए कि तुम्हारा सेल्स गिर जाए। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली सक्सेसफुल तब मानेंगे जब मेरा सेल्स कंपनी का क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा मतलब पहले अगर मेरा जो पॉपुलेशन का मीन था कितना था? वो 50 था। कहाँ रिकामले? पॉपुलेशन का मीन 50 था। अभी बोल रहे हैं अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब जो मेरा पहले सेल था अभी भी सेल मेरा उतना ही है। तो आपने उसको डिनोट किया कि म्यू का वैल्यू अभी 50 है। लेकिन यहाँ पर इस बार आप बोल रहे हो ऑल्टरनेट में नहीं, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसका मतलब सेल बढ़ रहा है कि गिर रहा है। टेस्ट क्या करना है आपको? वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। क्वेश्चन में दे भी रखा है 55 यूनिट गया है, तो आप इसको लिखेंगे कि बेटा मेरा जो ये वैल्यू है ना, ये 50 से ज़्यादा गया है। ये है इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी टेंशन मत लो। अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो, ये स्टेटमेंट को सही से लिख देना, उसमें भी आपको मार्क्स मिलेगा। आधा एक नंबर कटने की गुंजाइश है तो हो जाए, उससे ज़्यादा कटेगा नहीं। और बेटा ये क्वेश्चन ना, ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये PYQs है और ये सेम क्वेश्चन 2 बार आ रखा है, CBSE 2023 में भी और CBSE 2024 के बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, तो चलो यहाँ तक ओके। आपने नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बिल्ड कर लिया। चलिए, अगर आप ये नहीं भी लिख पा रहे हैं, ये वाला नहीं लिख पा रहे हैं, टेंशन मत लो, ये लाइन अच्छे से लिख देना, बाकी काम ओके है। पहला स्टेप हो चुका है हमारा, पहला स्टेप आपने बना दिया। दूसरा, चलो टी का वैल्यू निकालो बच्चों। एक्स बार माइनस दिस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई दिस। चलो एक्स बार का वैल्यू कहाँ है हमारा? एक्स बार का वैल्यू है 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 डिवाइडेड बाई सैम्पल का साइज इज रूट, इधर आ गया 20, तो ये आ गया 5/10 इंटू रूट 20। दिस इज गोइंग टू गिव अस 2.236। ठीक है, ऑलरेडी ये पॉजिटिव नंबर है। चलो अब इसको आपको पता है कि ये जो टी का वैल्यू आपने निकाला, आप इसको कंपेयर करोगे। इसको आप कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे? जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया रहेगा, क्वेश्चन में वैल्यू आपको दे रखा है। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं, थर्ड स्टेप में आते हैं। मॉडुलस ऑफ 2.23, तो 2.236 का मॉडुलस यही रहेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.729। बताओ भाई दोनों में बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है। तो ये क्या बोल रहे हैं आप इसको? ये निकला मेरा टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू बड़ा है रे बाबा। किससे बड़ा है? ये जो वैल्यू अपने को दे रखा है टी 0.0051 फॉर 19 DF। 19 DF का मतलब क्या होता है? DF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है? n-1। n का वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 20, 20 में से माइनस कर दोगे 1 तो आएगा 19, तो वो सही DF दिया हुआ है। उसके आगे ये जो अल्फा रीजन है ना 0.05, कभी 0.005, कभी 0.10 होगा, उससे टेंशन मतलब बेटा उसको इग्नोर मार के चलो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू ग्रेटर आ गया 1.729 से। बताओ अगर ग्रेटर आ जाए, मॉडुलस टी ग्रेटर आ जाए, तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो कि रिजेक्ट करते हो? तो आप रिजेक्ट करते हो, तो आप लिखेंगे हेंस रिजेक्ट HO। तो अगर आपने HO को रिजेक्ट किया बेटा, तो एक्सेप्ट किसको करोगे? आपने HO को गलत मान लिया, नल हाइपोथेसिस को गलत माना है। ठीक है, तो अगर नल हाइपोथेसिस को तुमने गलत माना तो सही किसको मानोगे? ऑल्टरनेट को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस रिजेक्ट HO
मीन्स एक्सेप्ट एच ए। और एच ए क्या बोलता था? एच ओ बोलता था देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब बेटा पहले जो सेल चल रहा था अभी भी वही सेल है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। लेकिन एच ए क्या बोलता था? नहीं भैया, देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मेरा सेल जो है एवरेज मीन वो बढ़ा है, 50 से ज़्यादा गया है। तो अब बता तू किसको एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर? तो सर हम लोग इस बार एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेट को। ऑल्टरनेट क्या कहता है दोस्तों? ऑल्टरनेट कहता है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब मेरा जो एवरेज सेल है, जो मेरा एवरेज सेल है वो बढ़ा कि गिरा? एवरेज सेल मेरा बढ़ा, तो एडवर्टीजमेंट करना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आपको यहाँ रिजल्ट मिल रहा है कि वो बढ़ा है, तो एडवर्टीजमेंट करना डेफिनेटली अच्छा हुआ। तो बस इसी बात को आप यहाँ पे चिपका दोगे और लिखोगे हेंस हेंस एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल था कि फेलियर था? was successful because average sales increased, was successful because average sale, या फिर एवरेज मतलब मीन सेल इंक्रीस्ड। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दो बार आपके बोर्ड्स में आ रखा है, एक बार सीबीएसई 2023, दूसरा 2024। तो दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से खत्म कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अब सबसे पहले अपने को ये समझना है कि इस बार का जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आया है, सैम्पल पेपर, सॉरी क्वेश्चन तो अभी नहीं आया है, जो सैम्पल पेपर आया है दोस्तों, वहाँ पर हमारे सामने ना एक क्वेश्चन है बच्चा। अब इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आप देखेंगे तो देखो दिस इज द क्वेश्चन, ये हमने 2026 मतलब इस साल वाले सैम्पल पेपर से उठाया है। आओ देखो कैसा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा आपसे, ध्यान से देखो, कहानी बहुत बड़ा है। बोल रहा है एक होल पंचिंग मशीन है विच इज सेट टू पंच अ होल ऑफ 1.8 सेंटीमीटर in diameter in a strip of, बाप रे, in a strip of sheet metal in a manufacturing process। इतना लॉन्ग शॉर्ट कट अगर छोटे में बात करें तो बहुत बड़ा सा मेटल एरिया है, उसमें ना होल करने का एक पंचिंग मशीन होता है ना, कि आप फाइल वाइल रखते हो तो पंच करते हैं हम लोग, जैसे हमारे ऑफिस में भी पंचिंग होती है, तो पंचिंग करने का मशीन होता है, एक बड़ा सा मेटल का शीट होगा, उसमें होल करेगा। वो होल का जो डायमीटर है, वो जो गोला बनेगा, उस होल का डायमीटर कितना होना चाहिए? 1.84। तो ये तेरे को पूरा पॉपुलेशन का डेटा दे रखा है कि सिर्फ सैंपल का? बेटा ये एवरेज बोला है कि उसको कितना का करना चाहिए? 1.84। तो ये आपको पूरा पॉपुलेशन का मीन दे रखा है डायमीटर का, ठीक है। आगे बोल रहा है, आगे द स्ट्रिप ऑफ मेटल इज देन creased and sent to the next phase for the production। कहानी बोल रहा है, टेंशन मत लो। where a metal rod is slipped through the hole, तो जो भी होल आपने बनाया ना उसमें मेटल रॉड जाना है। अब सोच अगर वो मेटल रॉड ऊपर, वो होल जो तुमने बड़ा बना दिया तो मेटल रॉड तो नीचे गिर जाएगा, होल अगर आपने छोटा पंच कर दिया तो मेटल रॉड घुसेगा नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या बन के आएगा ना, डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा। कैटेगरी जो हम लोग देखे थे, 3 कैटेगरी होता था, क्लेम का, रिसर्च का, डिसीजन का, देखना ये डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा शायद, अभी मुझे भी नहीं पता। आगे देखो, यहां बोल रहा है इट इज इंपॉर्टेंट दैट द होल to be punched is to be the specified diameter of 1.84 सेंटीमीटर। कहानी बोल रहा है बेटा, अभी तक कहानी बोल रहा है, टेंशन मत लो, बहुत जरूरी है, उसको 1.84 ही होना चाहिए, बड़ा हो गया तो रॉड गिर जाएगा, छोटा हो गया तो रॉड घुसेगा नहीं, समझ गए हम लोग। आगे देखो, to test the punching accuracy the technicians randomly sampled, लो भाई 16 punched holes, सैंपल का साइज मिल गया दोस्तों आपको। तो उसने सिर्फ और सिर्फ 16 होल्स पर उन्होंने सैम्पलिंग किया एंड मेजर द डायमीटर। चलो अब देखते हैं सैंपल का डेटा क्या निकला। द सैंपल डेटा इन सेंटीमीटर, अरे चलो यहाँ पे सेंटीमीटर में उसका रिजल्ट आने वाला है, हैज़ अ मीन ऑफ 1.85। सैंपल का मीन आ गया बच्चों, तो ये आ गया अपने पास, सैंपल का मीन निकला है 1.85। ओवरऑल पॉपुलेशन का मीन कितना था? तो 1.84। बताओ, देख के बता, इन दोनों को देखकर क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट है? इन दोनों का डिफरेंस अभी बता दे देख के। तेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है? अभी देखने में तो तेरे को लग रहा होगा सर 0.01 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है ना 0.01 सेंटीमीटर की वजह से बैंड बच जाए कंपनी की, अभी देखेंगे हम लोग आगे। आगे देखिए, एंड बोल रहा है एंड द वेरिएंस इज दिस। बेटा क्वेश्चन में इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, अपने को वेरिएंस दिया है, ये है इसका ट्रिकी पार्ट, ध्यान से देखना। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देखे, वेरिएंस, तो क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस करके।
तो बच्चों इसका आप स्क्वायर रूट करते हैं 0.0064, तो 8 8 जा 64 होता है, दिस विल बी 0.08, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 0.08। चलो यहाँ तक आ गया। आपसे अब देखो आगे क्या पूछ रहा है। दिस इज CBSE 2026, इस साल का सैम्पल पेपर है दोस्तों, ध्यान से। सेट अप अ नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, तो नल एंड हाइपोथेसिस, if the machine is working properly, whether the holes are being punched on an average of this सब चेक करना है आपको। at an alpha level of this, देखो alpha level दे दिया अपने को। assume that the punched holes are normally distributed, पता है normally distributed ये probability वाला कॉन्सेप्ट ले आया। t डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है ना, जो t डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनता है, जो सेंटर लिमिट पढ़ा था वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शेप में होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है, जो टी, वो भी ऐसे ही दिखता है रे बेटा। टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी कर्व है ये, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो कर्व होता है वो भी इसी तरीके का होता है, नॉर्मल कर्व की तरह ही बिहेव करता है। इसका भी जो मीन यहाँ निकलेगा, अगर तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो इसका भी मीन का वैल्यू, टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी मीन का वैल्यू क्या आता है 0, और ये इंपॉर्टेंट है, PYQs में ये भी आ रखा है एक बार। अच्छा सर चलो, तो इतना कहानी ना ज़बरदस्ती बड़ा किया गया बच्चों, ये क्वेश्चन को छोटा भी बनाया जा सकता था, बट तुम्हें थोड़ा डराने के लिए ऐसा बना दिया गया। आगे देखो टी का वैल्यू दे रखा है, अल्फा लेवल है 0.05, कितना सैंपल लिया था हमने 16 लिया था, n-1 करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा, 16 - 1 इज 15। तो देखो भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 इसका वैल्यू दे रखा है, अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करना है। चलो करते हैं सेट। अब देखो मैंने आपको बोला है जब कुछ समझ में ना आए, जब पूरा दिमाग खराब हो जाए कि सर रिसर्च क्लेम वो लटर पटर, बेटा जब कुछ समझ में नहीं आया तो पता क्या करना, जो मैंने सिखाया आपको, नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करना है। नल हाइपोथेसिस में लिखो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल का मीन एंड पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। जब कुछ समझ में नहीं आओ सर क्या ले, ग्रेटर देन, कुछ मत करो भाई, ये लाइन चिपका दो मिल जाएगा मार्क्स। आगे यहाँ पे लिखो नहीं सर, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, फिर उसका लाइन सेम ही है, तो बिटवीन दिस दिस एंड दिस, ठीक। नल हाइपोथेसिस आपसे बोला था ना क्वेश्चन में, सेट अप नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, सेट कर दिया भैया, कोई डिफरेंस नहीं, दूसरा बोला डिफरेंस है। चलो टी का वैल्यू निकालते हैं, पहला काम खत्म हो चुका है। अब देखो अगर आप बच्चे स्मार्ट हो तो आप समझ चुके हो कि सर ये ना बहुत आसान है सर। टी का वैल्यू निकालते हैं x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन रूट n। आइए जी, तो यहाँ पे है 1.85 माइनस 1.84 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 0.08, रूट यहाँ पे आ गया कितना है जी 16 है, तो यहाँ पे आ गया रूट 16, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा हमें 1.85, 1 दिस इज 0.01 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू रूट 16 कितना देगा अपने को 4, तो 4 चला गया ऊपर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर में 2 डेसिमल कट, नीचे में 2 डेसिमल कट, यहाँ से ये बना 1/8, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/8 इंटू 4, 1/2, लो भाई लो। टी का वैल्यू जो आपको चाहिए बच्चों, वो टी का वैल्यू हमें मिल गया 0.5। अब तीसरा काम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इसके मॉडुलस को, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको कंपेयर करो इसके मॉडुलस से। आइए तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे, थर्ड स्टेप में आ जाइए। थर्ड स्टेप, हालांकि आपको एग्जाम में ना ये 1 2 3 लिखना मत, आपको अच्छे से आपके दिमाग में हार्ड डिस्क में फिट हो जाए, इसलिए मैं सारे स्टेप्स को लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली बनाओगे, ये सब इतना लिखना नहीं 1 2 3। ठीक है सर टी आ गया, चलो 0.5, बताओ यहाँ पे कितना वैल्यू दिया हुआ 2 पॉइंट, बड़ा है कि छोटा है रे, क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये छोटा है इससे, तो आप लिखेंगे मॉडुलस टी इज लेस दैन दिस। तो अब आप मुझे बताओ कि जब मॉडुलस टी छोटा निकल जाए तो आप नल हाइपोथेसिस को क्या करते थे, एक्सेप्ट की रिजेक्ट, तो आप बोलेंगे सर हेंस एक्सेप्ट करेंगे सर इस बार किसको, नल हाइपोथेसिस को, दैट इज H0 को। बताओ H0 क्या कहता था, बताओ H0 क्या कहता था, नल हाइपोथेसिस क्या कहता था, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। मतलब ये जो 0.01 का डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, उसको तुम बराबर मानोगे, बोलोगे कोई डिफरेंस नहीं है भाई, एकदम बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम अच्छा से चल रहा है, चलने दो, कोई लोचा नहीं। बस अब यही लाइन जो आपने इंग्लिश में मैंने बोला आपको ना, ये जो हिंदी में बोला मैंने आपको, इसको आपको बच्चों बस लिख देना है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस
हेंस देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इसका मतलब मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। हेंस देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तुम फुल फुल लिखोगे बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इसको तुम एकदम भी शॉर्ट में मत लिखना, मैं लिख रहा हूँ तुम पूरा लिखोगे एक्स बार एंड यू। तो पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन विच मीन्स मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। यही बताना था तुम्हें, तुमने बता दिया, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें बच्चों, मैं आपको एडवाइस दूं, अगर टी टेस्ट का सिर्फ 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप में आप एकदम भी पगलाइए मत, आराम आराम से अगर आप लिखिएगा, डरिएगा नहीं। तो ये टी टेस्ट बेटा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, पहले से तो बहुत सिंपल हो रखा है, पहले और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। 2 सैम्पल टेस्ट तो है ही नहीं तुम्हारे पास, इसी साल हटा है, पिछले साल तक वो था, इस साल हट चुका है। तो गाइज यू गाइज आर वेरी लकी, मैं आपके लिए फील करता हूँ आप लोग बहुत लकी है। तो थोड़ा पैनिक करना बंद करो, मेहनत करना शुरू करो, और आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ज़रूर से दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताना, लाइक किया करो दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। आईएएस को लेके बहुत हवा बना हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, सही से पढ़ोगे, कम शब्दों में जो जानना है उतना ही जानो, बहुत ज़्यादा नहीं जानो। मैंने भी लेक्चर में तुम्हें बहुत कुछ बताया, कुछ कुछ चीज़ प्योर थ्योरी है, उसको थ्योरी की तरह ही ट्रीट करना, उससे ज़्यादा मगजमारी मत करना, उसको अच्छे से आप ट्रीट करके बनाओगे, आईएएस विल बी वेरी गुड, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और मज़े में तुम काम भी कर पाओगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। आई गेस आपको बनाया होगा, मैंने एक गो में ही इसको रिकॉर्ड किया है, वन शॉट, तो अच्छे से आप इसका मज़ा लीजिए। अभी बहुत अमेजिंग सीरीज़ भी आने वाला, आगे एमसीक्यू केस स्टडी का, फॉलो करते रहिए, बने रहिए। कुछ भी आपको स्पेशल तरीके का रिक्वायरमेंट हो आप डालिए उसको कमेंट बॉक्स पे, अपन उसको बनाएंगे, करेंगे, और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करो, ज़्यादा डरो मत। अभी भी डर लगता है, बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया, अभी भी बताओ मुझे, हो सकता है उसके लिए हम शॉर्ट्स का सीरीज़ कुछ ले आए आपके लिए। बस अच्छे से 5 में 5 स्कोर करो। अच्छा, एग्जाम के पैटर्न में ध्यान देना, इसका जो क्वेश्चन आता है बच्चों, या तो 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा और 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, या तो 1 नंबर का 2 एमसीक्यू आएगा और 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। 5 नंबर का टोटल कैटेगरी है। इस साल का जो सैम्पल पेपर है उसमें 1 नंबर का 2 एमसीक्यू है, एक है सेंट्रल लिमिट थ्योरी से, दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने जो बताया था 2 सैम्पल टेस्ट का था। तो 2 का होगा तो दोनों को ऐड करके -2, 1 का होगा तो 1 में खाली -1 करते हैं हम लोग। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, और बाकी ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं अभी, ये वाला, ये 3 नंबर में आया था। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में, आई होप सो। अच्छे से देखिए, पढ़िए, अजब मज़े में पढ़िए, ज़्यादा डरिए मत। अभी जो दिन आपके बचे हुए हैं 7, 8, 9 दिन, 10 दिन, उसको बहुत अच्छे से यूज़ करो। अभी भी जाग जाओगे, वन शॉट सीरीज़ को भयानक फॉलो करो। हम वही पढ़ाया है हमने जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपको इंपॉर्टेंट, और इतना खतरनाक वन शॉट सीरीज़ इतने कम समय में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा यार, हमें बहुत ज़रूरत है आपके प्यार सपोर्ट की। तो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, मिलते हैं अगले इस वीडियो में। Till then, bye bye, take care, all the best everyone to your preparation. I'll see you soon in the next one. Bye bye.